हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल? मेरा नाम है पीयूष गुप्ता और कैसे हो आप सब? आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसएस के बारे में। सीएसएस का क्रैश कोर्स जिसमें हम कवर करेंगे वो सारे पॉइंट्स जो रिक्वायर्ड है सीएसएस को समझने के लिए, जो रिक्वायर्ड है किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, जो रिक्वायर्ड है आपके किसी भी इंटरव्यू में आपके आंसर को देने के लिए। शुरुआत करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने HTML का लेक्चर डाल दिया है चैनल पे, तो आप जाकर के उसे भी देख सकते हो अगर आपको HTML को रिवाइज करना है या HTML पढ़ना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। और शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इस लेक्चर के साथ आपको मिल रहे होंगे CSS के नोट्स। इसी को रेफरेंस लेकर के हम इस पूरे लेक्चर को कवर करेंगे। तो आफ्टर दैट लेक्चर आपको एक आसानी हो जाएगी रिवाइज करने के लिए। इसके ये जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप जा करके उसे डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो और बाद में उसे रिवाइज कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला सवाल हमारा आता है दैट व्हाट इज सीएसएस। आखिर सीएसएस होता क्या है? ठीक है, तो सीएसएस का जो फुल फॉर्म है वो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये क्या है? एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है बेसिकली, जिसका यूज करते हैं हम अपीयरेंस और लेआउट प्रोवाइड करने के लिए एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के ऊपर। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट हमने कल देखा था, एक सिंपल सी ऐसे एक वेब पेज था जिसके ऊपर कुछ एलिमेंट्स थे सारे के सारे। ठीक है, अब वो एलिमेंट बिल्कुल भी दिखने में सुंदर नहीं थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन से किसके ऊपर है, कहाँ है, बस ऐड होता चला जा रहा था। अब उसी चीज को बेहतर बनाने के लिए हम सीएसएस यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन मेकिंग वेबसाइट विजुअली अट्रैक्टिव। ठीक है, विजुअली किसी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज करता है हम इसे बाय अप्लाइंग स्टाइल्स लाइक कलर्स, फॉन्ट्स, स्पेसिंग, पोजीशनिंग, ये सब कुछ यूज करते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल के फॉर्म में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम CSS ही सर्च कर लेते हैं। तो W3 स्कूल की हम वेबसाइट खोल लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर कोई एक एलिमेंट है, उसकी साइज फिक्स है, कोई एलिमेंट है जिसका बैकग्राउंड है। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन कलर आ गया है, पीछे ऊपर सबकी एक लाइन में अरेंज है ये सारे। ये सब कुछ कैसे हो रहा है? ये सब कुछ सीएसएस की मदद से हो रहा है। तो सीएसएस का काम क्या है? वाई यू सीएसएस? विदाउट सीएसएस ऑल वेब पेजेस लुक लाइक प्लेन, जस्ट लाइक बेसिक डॉक्यूमेंट। सीएसएस अलाउ यू टू स्टाइल एलिमेंट। कैसे स्टाइल करते हैं? कलर्स, फॉन्ट, साइजेस दे करके कंट्रोल करते हैं। लेआउट को कैसे? पोजीशंस। ठीक है, पेजेस में कौन से पोजीशन कहाँ होगी, कोई चीज यहाँ पर है, कोई चीज यहाँ पर है, कोई चीज यहाँ पर है, ये सब कुछ कैसे डिसाइड हो रहा है? ये सब सीएसएस की मदद से हो रहा है। और मेकिंग रिस्पॉन्सिव डिजाइन। रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या होती है? मैं भी समझा देता हूँ आपको। जैसे कि मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जब ये फुल स्क्रीन में था तो ये कैसा दिख रहा था? अलग दिख रहा था। और जैसे इसकी साइज में घटा देता हूँ, ये कैसा दिख रहा है? कुछ अलग दिख रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कोई चीज किसी के ऊपर ही ओवर लेकर जा रही है ओवरलैप कर जा रही है, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। सब कुछ अभी भी सुंदर ही दिख रहा है। तो ये सब कुछ भी आप सीएसएस की मदद से डिजाइन करते हो, कोड कर देते हो। ठीक है, कि भाई स्क्रीन की साइज कम हो तो इतना हो जाना, या फिर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाना। तो ये सब कुछ कैसे होता है? सीएसएस की मदद से होता है। तो एडजस्ट स्टाइल फॉर डिफरेंट स्क्रीन साइजेस। ठीक है, ओके, मुझे लगता है अब ये समझ में आ गया होगा कि सीएसएस होता क्या है। आगे बढ़ता है, लिंकिंग सीएसएस टू एचटीएमएल। अब एचटीएमएल में सीएसएस जोड़ते कैसे हैं? भाई सवाल तो यही उठता है ना, मेन तो यही है। तो आओ वो भी जान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोलते हैं एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक फाइल बनाते हैं पहले HTML की, index.html। ठीक है, और अब यहाँ पर इसे हम तैयार करते हैं। ठीक है, तो हम बताया था मैंने कल कि आप एक्सक्लेमेशन मार्क को करके एंटर मारोगे तो आपके पास बॉयलर कोड आ जाएगा HTML का। अब यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो H1 एंड लिख लेते हैं लाइक लेट्स कोड टुगेदर। ठीक है, इसे हम चला देते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वेबसाइट हमारी खुल गई एंड यहाँ पर हमने जो लिखा था वो आ गया। क्या लिख के आ रहा है? लेट्स कोड टुगेदर, लेट्स कोड टुगेदर। ठीक है, अब इस पे सीएसएस अप्लाई करनी है। कैसे होगा? तो इसके ना 3 मेथड होते हैं। पहला होता है इनलाइन सीएसएस, दूसरा होता है इंटरनल सीएसएस, तीसरा होता है एक्सटर्नल सीएसएस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब आप किसी भी इंटरव्यू में बैठोगे और सीएसएस अगर वो जज कर रहा है तो वो ये सवाल पूछ लेगा कि सीएसएस लिंक करने के कितने मेथड होते हैं। तो आपको बताना होता है 3 मेथड होते हैं, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, इनलाइन सीएसएस क्या होता है? इनलाइन सीएसएस वो सीएसएस होता है जिसे हम सीधे क्या करते हैं, HTML एलिमेंट के अंदर ही एक एज अ स्टाइल एट्रीब्यूट अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है ये देखते हैं। हमारे पास जैसे कोई टैग है, ठीक है, HTML का। अब उसके जो बिगिनिंग टैग होता है ना, 2 होते हैं। देखो कोई भी चीज जैसे आप कर रहे हो,
लाइक आपने पैराग्राफ करा, ठीक है, तो पैराग्राफ जैसे आप लगाया तो आप देखो ये एक बिगिनिंग हो गया, ये उसका क्लोजिंग टैग हो गया, ठीक है, ये दूसरा वाला। तो हमेशा हम बिगिनिंग वाले पे लगाते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, नॉर्मली लोग आंसर नहीं कर पाते ऐसे छोटे क्वेश्चंस का भी। तो कम से कम एक बार आपके कान में बात पहुंच जाए, मेरा यही कोशिश है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम स्टाइल टैग का यूज करेंगे। जब आप स्टाइल लिखोगे और एंटर मारोगे तो देखो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर हमें लिखना है हमारी CSS, जैसे कि हम कह देते हैं कलर क्या कर दो, रेड कर दो इसका, ठीक है, रेड। रेड, अब देखो हम जाएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर हमें हमारा कलर चेंज होता हुआ दिख गया, ठीक है। लेट्स कोड टुगेदर हमारा रेड कलर में हो गया, ठीक है। तो इससे कहते हैं क्या, इनलाइन CSS, यानी कि उसी लाइन के अंदर आपने क्या करा, CSS अप्लाई कर दिया। दूसरा क्या होता है, इंटरनल CSS। कैसे, CSS रिटर्न इनसाइड इनसाइड स्टाइल टैग विद इन द हेड सेक्शन ऑफ एन HTML फाइल। आपकी जो HTML की फाइल है, ठीक है, इसके हेड, हेड क्या है ये, इसके अंदर हम स्टाइल टैग को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम CSS लिखते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब यहां पर हमें CSS लिखनी है, तो हम क्या कर रहे हैं, H1, आप नाम लिखोगे H1, ठीक है, जिसके ऊपर आपको लगाना है, एंड करली ब्रेसेस के अंदर फिर आप लिखोगे CSS। तो हम क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं पहले, ठीक है, इसको हटा देते हैं, बताऊंगा क्यों हटा रहा हूं, बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं लिखता हूं कलर कॉलर ब्लू, ठीक है, मैंने ब्लू लिखा एंड सेमीकोलन लगा दिया। अब देखो ब्लू कलर हो गया, राइट। ये हमने जो रेड किया था ना वो हटा दिया, तो वो वापस वो वहां पर ब्लैक हो गया होगा। अब हमने यहाँ पर जब CSS अप्लाई करी तो ये दोबारा यहाँ पर CSS अप्लाई हो गई। ये देखो लेट्स कोड टुगेदर हमारा ब्लू कलर का हो गया, ठीक है। तो ये क्या होती है, इसे हम कहते हैं इंटरनल CSS, ठीक है। अब एक्सटर्नल CSS क्या होती है, एक्सटर्नल CSS क्या होती है, बेसिकली कि हम इसे एक अलग फाइल बनाते हैं CSS की और उसको जोड़ते हैं हमारे HTML के साथ। कैसे, देखते हैं, ठीक है। हम एक नई फाइल बनाएंगे style.css नाम से, ठीक है, एंड इसके अंदर अब हम हमारे CSS को लिखेंगे। लेकिन उसको लिखने से पहले हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। जोड़ते कैसे हैं, मैं इसे हटा लेता हूँ, ठीक है, इंटरनल CSS हटा लेता हूँ। इसको जोड़ते कैसे हैं, इसको जोड़ने के लिए हम करते हैं लिंक टैग का यूज, लिंक टैग का यूज करेंगे, ठीक है। एंड लिंक टैग में हमारा जो REL देख रहे हो, रिलेटिव, ठीक है, ये एट्रीब्यूट के अंदर हम लिखते हैं स्टाइल शीट और HREF के अंदर हम लिखते हैं आपकी फाइल का नाम, ठीक है। तो जैसे ये हटाओ, यहाँ पर हमारा जो नाम है style.css, तो वो चीज़ हम यहाँ पर लिखते हैं style.css, उसको लिख देते हैं, तो ये हमारा आ गया, समझ में गया आप, ठीक है, ये लिंक हो गया। अब इसके अंदर जब मैं लिखूंगा, ठीक है, मैं अभी देखो आप, ये ब्लैक कलर में है क्योंकि कोई CSS अप्लाई नहीं है अभी, ठीक है। अब हम यहाँ पर जा करके लिखेंगे H1, H1 के अंदर हमारी जो कलर है वो किस कलर का हो जाए, इस बार कोई और कलर ट्राई करेंगे, कौन सा करें, ग्रीन करते हैं, ठीक है, ग्रीन कर दिया हमने। अब जरा देखो ये ग्रीन कलर हो गया, तो कैसे हुआ, CSS हमारी अप्लाई हो गई। कैसे हुई, हमने एक अलग से फाइल बनाई, एक्सटर्नल फाइल बनाई और उस फाइल को लिंक टैग की मदद से हमने लिंक कर दिया, किसके साथ, हमारे HTML के साथ, ठीक है। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल CSS, अ सेपरेट CSS फाइल इज लिंक टू द HTML फाइल यूजिंग द लिंक टैग, ठीक है। ओके, एडवांटेज क्या है एक्सटर्नल CSS का, इजी टू मेंटेन होता है, रीयूजेबल होता है, ठीक है, अक्रॉस मल्टीपल पेजेस, बहुत सारे HTML आप बना करके रखे हो, ठीक है, मान लो आप एक नहीं ऐसी 2 HTML फाइल बना लो, ठीक है, और दोनों फाइल के अंदर आप सेम CSS को कॉल करोगे, तो दोनों चीजें क्या है, दोनों में आपका वही एक सेम पेज के साथ दोनों हर एक पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल के फॉर्म में दिखा दूं आपको, देखो मान लो मैं लिख देता हूं फाइल 1.html, ठीक है। अब इसके अंदर मैं इसे बना लेता हूं और यहां लिख देता हूं इट इज पेज 2, ठीक है। इसे भी हम चला देते हैं, ठीक है। इट इज पेज 2 लिख के आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका CSS अप्लाइड है, यहाँ पर नहीं आ रहा वैसे, तो एक काम करते हैं, पहले तो इसको H1 टैग के अंदर रखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसे,
अरे यार, इट इज पेज 2, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम CSS फाइल को यहाँ पे भी लिंक कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी लिंक कर लेंगे। और अब आप देखना, आपका जो दूसरा पेज है उसके अंदर भी CSS अप्लाई हो गई, सेम ग्रीन कलर का हो गया। समझ में आ रहा है, हमारे पेज 1 में भी हो गया, पेज 2 में भी हो गया। तो इस तरीके से आपकी CSS एक ही सिंगल फाइल आप अलग अलग HTML पेजेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो यूजिंग द एक्सटर्नल CSS, ठीक है। ये इसका फायदा है, रीयूजेबल अक्रॉस मल्टीपल पेजेस। और ये क्या करता है, वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, दैट्स इट, ओके, ठीक है। तो अब बारी आती है प्रायोरिटी ऑर्डर इन CSS, ठीक है। ये क्या है, ये बात करता है कि किस CSS को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। जैसे कि मान लो आप कहते हो भाई मैं तो बदमाश हूं, मैं क्या करूंगा, सिर्फ इनलाइन या सिर्फ इंटरनल नहीं, मैं तीनों ही लिख दूंगा, मैं कहूंगा इनलाइन भी लिख दूंगा, इंटरनल भी लिख दूंगा, एक्सटर्नल भी लिख दूंगा। अब तुम मुझे बताओ कि कौन सा अप्लाई होगा। तो उस टाइम पे CSS के अंदर प्रायोरिटी डिफाइन होती है और वो बताती है कि कौन सा अप्लाई होगा। जैसे कि पहले आपका जो इनलाइन CSS है उसके पास हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। तो आप अगर तीनों चीज लिख रहे हो तो जो आपने इनलाइन में लिखा है उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद आपका आता है इंटरनल CSS, ठीक है। उसके बाद फिर आता है आपका एक्सटर्नल CSS, ठीक है, समझ गए बात। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। मान लो ये हमारा कोड है, इसके अंदर हमने इनलाइन CSS लिखी। इनलाइन CSS में हमने कहा कि कलर आप कर दो क्या, रेड कर दो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक इंटरनल CSS लगाते हैं। हमेशा याद रखना इंटरनल CSS जो होता है वो सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। आप ऊपर देख रहे हो, तो हम जो लिंक कर रहे हैं वो ऊपर कर रहा है और इंटरनल CSS नीचे लिख रहा है, इस चीज का ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। ओके, क्लास, सॉरी, ओ ओके, दोबारा लिख लेते हैं, स्टाइल, ठीक है। इसके अंदर हम लिखते हैं H1 के अंदर लगा दो CSS, क्या लगा दो, कलर लगा दो, आप ब्लू लगा दो, ठीक है। और आप क्या कर दो, बाहर तो यहाँ पे H1 के अंदर लिख दो यहाँ पे क्या, ग्रीन, ठीक है, इसका कलर ग्रीन होना चाहिए, ठीक है, H1 का। अब जरा सा देखो और मुझे बताओ कि क्या कलर अप्लाई हुआ होगा, इस लेट्स कोड टुगेदर के ऊपर कौन सा कलर हुआ होगा, रेड, ब्लू या ग्रीन, ठीक है। सोच लिया, चलो देखते हैं, रेड कलर। देखो, क्यों भाई, सेम चीज के ऊपर हम तीन जगह CSS अप्लाई कर रहे हैं, क्यों सिर्फ रेड कलर हुआ, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर डिफाइन है, ठीक है, आपकी प्रायोरिटी डिफाइन है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ये इंटरनल और एक्सटर्नल आता है। अब मान लो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा दिया मैंने, हटा दिया, तो अब बताओ मुझे ब्लू होगा या ग्रीन होगा। तो अब क्या होगा, अब ब्लू कलर अप्लाई होगा, समझे बात को। अब इसको अगर मैं हटा देता हूं, ठीक है, इंटरनल CSS को मैं हटा देता हूं, तो अब क्या अप्लाई होगा, अब एक्सटर्नल अप्लाई होगा, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर समझ में आ गया। तो ये हमारे CSS में हो गया, ठीक है, कि प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे हो रहा है। अब यहां पर देख लेते हैं कुछ और चीजें, जैसे कि आईडी जब मेंशन करते हो आप, तो मोर स्पेसिफिक देन अ क्लास, ठीक है। तो अगर मान लो किसी एलिमेंट के ऊपर, ठीक है, आपने आईडी और क्लास दोनों चीज लगा रखी है, तो अगर आप आईडी को मेंशन करके आप CSS लिखोगे तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी रैदर देन आप क्लास के अंदर जो लिख रहे हो, क्लास को आप यूज करके जो आप CSS लिख रहे हो उसकी उसकी जगह, ठीक है। टैग में देख लेते हैं, तो टैग में आपके पास H1P div लीस्ट स्पेसिफिक, ठीक है, ओके। अब यहां पर देखो, इंपॉर्टेंट टैग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझना इसको कैसे। ये क्या करता है, फोर्स करता है प्रायोरिटी को, यूज टू ओवरराइड ऑल अदर स्टाइल्स इवन इन लाइन स्टाइल्स। बात को समझो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले सारे कोड को मंगा लेते हैं, ठीक है, पहले जैसा कर लेते हैं, ओके, हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या कलर होना चाहिए, यहां पर होगा रेड कलर, ठीक है, लेट्स कोड टुगेदर, ओके। अब यहां पर जरा समझो, हम क्या करते हैं कि स्टाइल डॉट CSS के अंदर हम लिख लेते हैं इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हमेशा जो इंपॉर्टेंट होगा वो सेमी कॉलन के अंदर होगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब आप बताओ कि कौन सा कलर होगा, रेड, ब्लू या ग्रीन। अब ग्रीन कलर आ गया, समझे बात को, ये होता है आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर जो है उसको हटा करके ओवरराइड कर देता है ऑल अदर स्टाइल्स इवन इनलाइन स्टाइल्स, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, ओके। तो हम समझेंगे CSS सेलेक्टर के बारे में कि CSS सेलेक्टर होता क्या है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे टाइप हैं,
यूनिवर्सल सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर करते हुए बहुत सारे टाइप हैं, हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, तो पहले हमारे पास यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है, सभी एलिमेंट्स के ऊपर ये अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली हम अगर चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे फॉन्ट लग जाए जो सभी के ऊपर एक जैसा ही हो, तो उस टाइम पे हम यूनिवर्सल सेलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर ही लगाना है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, स्टाइल टैग के अंदर मैं एक यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए स्टार लगाया, और मैंने कहा कि बैकग्राउंड कलर आप कर दो ब्लैक। ठीक है, तो अब जरा देखो, पूरा जो आपका डेस्कटॉप है वो ब्लैक हो गया, बैकग्राउंड कलर ब्लैक सेट हो गया। ठीक है, ओके। अब अगले पे आते हैं और देखते हैं एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है। एलिमेंट सेलेक्टर जैसा भी हम पहले भी कर रहे थे कि पार्टिकुलर किसी स्पेसिफिक HTML एलिमेंट को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, उसके टैग का नाम लेकर के। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बना लेता हूँ पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ बनाया और मैंने कहा कि इसके अंदर कुछ रैंडम लिख देते हैं यार, लॉरेम 10। ठीक है, तो ये दिख रहा है हमारी वेबसाइट पर? नहीं दिख रहा है क्योंकि बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक हो रखा है। हटाओ इसको, देखो यहाँ दिख रहा है, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि इस पार्टिकुलर पी टैग के ऊपर हमारी CSS अप्लाई हो, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पी लिख रहे हैं और उसके अंदर हम CSS का लिख दे रहे हैं। जैसे कि कलर, उसका कलर क्या कर दो, इसका ग्रीन कर दो। ठीक है, अब जरा देखना, ग्रीन हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात कैसे हो रहा है? तो ऐसे ही हो रहा है कि आप उस पार्टिकुलर टैग का नाम यहाँ पे लिख करके फिर उसके ऊपर उसके बगल में आप कर्ली ब्रैकेट लगा करके अंदर CSS लिख दो, हो गया आपका। ठीक है, ओके। अगले पे आते हैं, और दूसरा तीसरा क्या है हमारे पास, क्लास सेलेक्टर। क्लास के बारे में मैंने बताया था HTML में कैसे क्लास होता है, बट एक बार हम फिर समझ लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, पैराग्राफ बनाया हमने, पैराग्राफ के अंदर हमने कुछ रैंडम 10 वर्ड्स लिखे। 10 नहीं, इस बार हम 20 कर देते हैं, लॉरेम 20 कर देते हैं। ठीक है, और ज़रा देखना, ओके एक मिनट, क्योंकि पैराग्राफ पे हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, तो हम इसे एक बार हटा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब जरा देखो, यहाँ दिख रहा है? ठीक है, आपके पास पैराग्राफ आ गया। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें क्लास डिफाइन कर देते हैं। हमने कहा क्लास लगा दो, और क्लास कुछ लिख दो क्लास। ठीक है, जैसे क्लास मान लो नेम लिख दिया मैंने। अब मुझे इस क्लास की मदद से CSS लगानी है। ठीक है, तो ये क्लास क्या कर रहा है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे रहा है इस पूरे पार्टिकुलर पी टैग को। ठीक है, तो मुझे अगर इस पार्टिकुलर, यानी कि 2 पैराग्राफ है मेरे पास, मैं सिर्फ पी लिख करके करूंगा। जैसे मैं मान लो मैं पी लिख करके मैं CSS अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने कहा बैकग्राउंड कलर मेरा रेड कर दो इसका, तो क्या हो रहा है, दोनों के ऊपर अप्लाई हो जा रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर दोनों पे रेड हो जा रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इस वाले पी टैग के ऊपर हो, इसके ऊपर ना होने पाए। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्लास का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, क्लास का जो नेम रहता है, ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसे जूम कर लेता हूँ पहले तो आपके लिए। रुक जाओ यार प्लीज, सॉरी। इतना ठीक है? नहीं इतना ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ क्लास। अब क्लास के अंदर मैं लिखूंगा नेम, जो भी मुझे चाहिए, क्लास का नाम जो चाहिए। अब जो भी है, ठीक है, तो उसको डिफाइन करते समय, ठीक है, आप क्या करो, आप डॉट लगाओगे और लिखोगे उस क्लास का नाम। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद अंदर मेंशन करोगे आप क्या, उसके बाद मेंशन करोगे अपनी CSS। तो मैं कहता हूँ कलर, बैकग्राउंड कलर ब्लू। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब क्या दोनों पे अप्लाई होगा? नहीं, सिर्फ उस पे अप्लाई होगा जिसके ऊपर मैंने क्लास डिफाइन कर रखी है। ये क्लास मेरा नेम, ठीक है, वो ही क्लास मैंने यहाँ पे लिखा। जब क्लास को हम डिफाइन करते हैं तो आगे हम लगाते हैं डॉट। ठीक है, तो डॉट लगाया मैंने, क्लास का नाम लिखा और उसका मैंने CSS अप्लाई कर दिया, तो वो CSS इस पार्टिकुलर के ऊपर अप्लाई हो गया। ठीक है, जिसके ऊपर सेम क्लास मैंने लिखी हुई थी। अब यही चीज यहाँ पर होता है, आप देखो, आईडी सिलेक्टर, आईडी से सिलेक्ट करते हैं। आईडी से कैसे सिलेक्ट करते हैं, ये आईडी क्या करता है, यूनिक एलिमेंट को टारगेट करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक और बनाते हैं। ठीक है, पी। अब इसके अंदर हम कुछ रैंडम लॉरेन 50 वर्ड्स लिख देते हैं, राइट। अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं यार सुनो, इसके ऊपर क्लास नहीं, इसे हम आईडी देंगे। आईडी देते हैं और इसको लिख देते हैं हम, आईडी क्या लिख देते हैं, दैट आईडी क्या लिख दें, पैरा लिख देते हैं। ठीक है, पैरा लिख दिया हमने। अब आईडी को जब हम डिफाइन करते हैं तो हमेशा हम हैश लगाते हैं,
और उसके बाद हम आईडी जो भी है नाम वो लिखो पैरा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट एंड देन बैकग्राउंड कलर, और इसको हम कर देते हैं बैकग्राउंड कलर क्या करते हैं इसमें हम एक्वा मैराइन कर देते हैं। ठीक है, ये देखो अप्लाई हो गया, समझ में आ गई बात। ठीक है, अब क्या अंतर है क्लास और आईडी में? क्लास और आईडी में अंतर यह है कि जब हम क्लास यूज करते हैं ना, तो हम बहुत सारे अलग अलग टैग के ऊपर सेम क्लास को लिख सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर भी लिख सकता हूँ कि मैं लिख देता हूँ क्लास और मैं लिख देता हूँ नेम। ठीक है, तो यहाँ दोनों पे अप्लाई हो गया। ठीक है, बट आईडी के साथ हम वो चीज़ नहीं करते। ठीक है, आईडी के साथ आप करोगे तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब वो काम नहीं करेगा या कुछ ऐसा है। जैसे मैं लॉरेम 430 लिख देता हूँ एंड मैं यहाँ पर आईडी लिखता हूँ और आईडी में मैं इसमें भी पैरा मेंशन कर देता हूँ। तो क्या हो रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा, बट एक तरीका होता है सीएसएस में कोड को लिखने का। वो चीज आपको क्या कहती है कि भाई आईडी हमेशा यूनिक रखनी है। आप सेम आईडी आप दो जगह पर नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यूनिक एलिमेंट्स के ऊपर आपको इसे अप्लाई करना होता है और तभी आप इसे यूज करते हो। ठीक है, ओके, आई गेस समझ में आ गया होगा कैसे कॉल करते हैं। आईडी को कॉल करने के लिए हैश यूज करते हैं और क्लास को यूज करने के लिए हम डॉट यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे, ग्रुपिंग सिलेक्टर। ठीक है, ए बी सी जैसे लगा रखा है हमने। तो अब क्या है, मान लो ये सब हटाओ, ये सब हटाओ, वेबसाइट हमारी ब्लैंक हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक H1 टैग लगाओ। H1 के ऊपर लिख देते हैं, मैं नाम लिख देता हूँ, अरे यार पीयूष। ठीक है, और एक H2 लगाते हैं जिसके ऊपर लिख देता हूँ गुप्ता। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब जरा सा देखो, यहाँ पर दो चीज़ें अप्लाई हो गई। ये हमारा एक्चुअली क्या है ना, एक्सटर्नल सीएसएस काम कर रहा है, तो इसलिए H1 के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अभी देखो दोनों चीज़ आ गई यहाँ पर। ठीक है, ये हटा दो इंटरनल भी। अब हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए कि H1 और H2 दोनों के ऊपर आ जाए। ठीक है, एक साथ। तो हम क्या करेंगे, H1 कॉमा H2, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट एंड देन आप लिखो अपनी सीएसएस, लाइक बैकग्राउंड कलर आप कर दो ग्रीन। ठीक है, ग्रीन करनी है। अब जाकर के अपनी वेबसाइट विजिट करो और देखो दोनों के ऊपर अप्लाई हो गया एक साथ। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास ग्रुपिंग सेलेक्टर। ठीक है, ओके, अब आता है डिसेंडेंट सेलेक्टर। इसके ऊपर बात करते हैं, इसको जरा ध्यान से देखना। ठीक है, ये सब कुछ हटा देते हैं, ये सब कुछ हटा देते हैं। हम क्या करते हैं, एक डिव टैग बनाते हैं, डिव टैग, उसके अंदर एक पैराग्राफ लिखते हैं। पैराग्राफ के अंदर हम कुछ 50 वर्ड्स लिख ले देते हैं। ठीक है, 50 वर्ड्स ले लिया हमने। ठीक है, अब एक स्पैन टैग बनाते हैं उसी डिव के अंदर, स्पैन टैग बनाते हैं। स्पैन के अंदर हम फिर पी टैग लेते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कुछ 30 वर्ड्स। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो वेबसाइट पे कैसे दिख रहा है। हमें दो पैराग्राफ दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, अरे, और दूसरा ये दिख रहा है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर जरा ध्यान देना दैट मैं कहता हूँ कि डिव के अंदर जो पैराग्राफ है उसके ऊपर आप सीएसएस अप्लाई करो और कहो बैकग्राउंड कलर हो जाए है रेड। ठीक है, नोट्स मेरा क्या कह रहा है, डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या होता है कि आपको टारगेट एलिमेंट इनसाइड अनदर एलिमेंट। ठीक है, तो टारगेट एलिमेंट क्या है, टारगेट एलिमेंट डिव है और डिव के अंदर जो हमारा जो एलिमेंट है, ठीक है, उसे लिखना है, टारगेट एलिमेंट इनसाइड अनदर एलिमेंट। ठीक है, तो टारगेट हमारा पी है और हमें डिव के अंदर है वो, तो हमने डिव पहले लिखा और टारगेट एलिमेंट अंदर लिखा और उसके बाद हमने सी एस लिख दी। अब जरा देखो दोनों पे अप्लाई हो गया। ठीक है, ऐसे होता है। और उसके बाद कौन सा आता है हमारे पास, चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर और इसमें अंतर क्या है वो भी समझा देता हूं मैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर जब मैंने डिव के अंदर मैंने मेंशन किया कि हर एक पैराग्राफ के ऊपर ये लगा दो, क्या लगा दो, बैकग्राउंड कलर रेड, तो दोनों के ऊपर लग गया था। लेकिन जब मैं यहाँ पर एरो लगा दूंगा और मैं कहूंगा अब करो, तो अब क्या हो रहा है, सिर्फ ऊपर वाले पे आ रहा है, सिर्फ ऊपर वाले पे बैकग्राउंड कलर लग रहा है, नीचे वाले पे नहीं। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये टारगेट करता है डायरेक्ट चिल्ड्रन को। ठीक है, डायरेक्ट चिल्ड्रन को टारगेट करता है। कैसे, अब देखो डिव तुम्हारा पेरेंट है और पेरेंट का बेटा कौन है यहाँ पर, एक पी है और एक स्पैन है। ठीक है, तो अब मैंने कहा कि डिव के अंदर जो उसका बेटा पी है उसके ऊपर लगाओ, तो डिव के अंदर बेटा तो यही है,
ये वाला जो p है, ये वाला p है, ये किसका बेटा है? स्पैन का बेटा है। यानी ये div का पोता हुआ, ठीक है। div का बेटा कौन? स्पैन, और स्पैन का बेटा कौन? p, पैराग्राफ, ठीक है। तो ये वाला जो पार्टिकुलर p है, ये इस वाले div का पोता है, तो ये डायरेक्ट चिल्ड्रन नहीं है। डायरेक्ट चिल्ड्रन पैराग्राफ सिर्फ एक है, वो ये वाला हमारा, ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर हमारी CSS अप्लाई हुई। तो ये CSS करने के लिए, यानी कि चाइल्ड सेलेक्टर करने के लिए, हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है, हमें ये यूज करना पड़ता है, एरो, ठीक है। एरो यूज करते हैं। अब आता है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। एट्रीब्यूट सेलेक्टर समझते हैं क्या होता है। चलो, एट्रीब्यूट सेलेक्टर में हम क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो इनपुट टैग ले लेते हैं। मान लो इनपुट टैग ले लिया, और एक हमारा टाइप जिसका है वो है टेक्स्ट, और दूसरे का हमारा जो इनपुट है, ठीक है, उसके जो टाइप है उसको हम पासवर्ड कर लेते हैं, पासवर्ड, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दो इनपुट दिख रहे हैं, ये थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं क्या कहता हूं कि यार एक काम करो, इनपुट के ऊपर CSS अप्लाई करो, और कहो कि बॉर्डर उसका 2 पिक्सल का हो जाए, सॉलिड रेड कलर, ठीक है। तो अब जरा देखो, दोनों इनपुट टैग के ऊपर हमारा जो बॉर्डर था वो रेड हो गया, ठीक है। अभी मैं क्या कहता हूं कि मुझे सिर्फ इस वाले इनपुट के ऊपर चाहिए, मुझे सिर्फ इस वाले इनपुट के ऊपर बॉर्डर रेड चाहिए, दूसरे पे नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एट्रीब्यूट बताऊंगा। एट्रीब्यूट के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, और मुझे लिखना है टेक्स्ट इक्वल्स टू जो भी आपका टेक्स्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ नेम, सॉरी टेक्स्ट, गलती कर दी मैंने कुछ, तो टाइप है, सॉरी, ओके, सॉरी टाइप, ठीक है। टाइप है, टाइप कौन सा है ये मैं डिफाइन करना, और वो क्या है? टेक्स्ट। अब जरा देखो, इस वाले पे अप्लाई हो गया, ये वाले से हमारा बॉर्डर हट गया, ठीक है। तो ये काम करता है हमारा एट्रीब्यूट सेलेक्टर, ठीक है। सेलेक्ट करता है एलिमेंट बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स। तो आपने जो अंदर एट्रीब्यूट दे रखा था इनपुट के, उसके बेसिस पर हमने यहाँ पर क्या करा, CSS अप्लाई करी सेलेक्ट करके, ठीक है। अब आता है स्यूडो क्लास। ये कैसे काम करता है ये भी समझ लो, ठीक है। स्यूडो क्लास कैसे काम करता है, मैं कहता हूं कि मेरे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर लिस्ट मैं क्या करता हूँ, 3 बना लेता हूँ, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, स्टार और 3 आप मल्टीप्लाई करके करोगे तो उतने नंबर ऑफ लिस्ट तैयार हो जाएगी, ठीक है। एंटर मार देना। यहां पर मैं कहता हूं कि एक का नाम रख दो ए, दूसरा रख दो बी, तीसरा रख दो सी, ठीक है। अब जरा आपने उस पे जाओ, ये देखो यहाँ पर 3 आ रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरे सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड, यानी जो लिस्ट है, नंबर ऑफ लिस्ट जो है हमारे पास, उनमें से फर्स्ट चाइल्ड जो है हमारे पास, सिर्फ उसके ऊपर CSS अप्लाई हो, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं जाऊंगा ऊपर, मैं कहूंगा जो लिस्ट है, ठीक है, जितनी लिस्ट है उनकी जो फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, उसके ऊपर क्या कर दो आप, उसका कलर जो है आप वो ग्रीन कर दो, ठीक है। अब जरा देखो, पहले वाले का कलर ग्रीन हो गया, और दूसरे वाले बाकी के जो हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। तो अब बात करते हैं होवर के ऊपर, ठीक है। होवर कैसे काम करता है, देखो मैं क्या कहता हूं कि मैं क्लास दे देता हूं, उसको कहता हूं नेम, ठीक है। क्लास का नाम है नेम। मैं कहता हूं कि नेम के ऊपर जब मैं होवर करूं, ठीक है, ये हटा देता हूं मैं पहले, ठीक है। नेम के ऊपर जब मैं होवर करूं तो वहां पे CSS अप्लाई हो। अभी नेम कैसा दिख रहा है हमारा, यानी कि ये वो जो पार्टिकुलर मेरे पास पैराग्राफ है जिस, ठीक है, वो कैसा दिख रहा है, वैसे ही नॉर्मल है, और कुछ तो खास नहीं है इसमें। लेकिन जब मैं कहता हूं कि मेरा होवर हो, तब इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए, ठीक है। अब जरा देखना, नेम, ओके नेम, सॉरी, मैं यहाँ पे क्लास डिफाइन कर रहा हूँ तो मुझे डॉट लगाना है, ठीक है। अब जब मैं चाहता हूँ तो ये देखो, जैसे मैं अपना कर्सर ले जा रहा हूँ, कर्सर में इसके ऊपर से होवर कर रहा हूँ, तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जा रहा है, रेड हो जा रहा है, ठीक है। तो ये काम करता है आपका होवर, सीडो क्लासेस, ठीक है। उसके अंदर आता है होवर। होवर सेलेक्टर आपका क्या करता है कि ऑन द बेसिस ऑफ
योर कर्सर, जब आपका कर्सर उसके ऊपर जाएगा तो वहां पे वो CSS अप्लाई कर देता है। दैट्स इट। ठीक है, आई गेस समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समझते हैं मार्जिन और पैडिंग के बारे में कि ये क्या होता है। ठीक है, तो मार्जिन और पैडिंग क्या होता है, ये दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है CSS की, जो कि स्पेस को कंट्रोल करने के काम आती है किसी भी एलिमेंट के। ठीक है, तो अब यहां पर इसको समझने के लिए हमें पहले से क्या समझना होगा कि CSS का बॉक्स मॉडल क्या होता है। CSS का बॉक्स मॉडल क्या होता है, ये यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, मैं इस चीज को आपको खुद ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि मतलब क्या है इसका। राइट, तो हम क्या कह रहे हैं कि मेरे पास मेरी वेबसाइट के ऊपर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, उस कंटेंट का अपना, वेट, इसे थोड़ा सा जूम करते हैं। ठीक है, उस कंटेंट का अपना एक बॉर्डर होगा, है ना भाई। आपने जो लिख रखा है वो कहीं तो एंड हो रहा होगा। ठीक है, तो वो जो लास्ट लाइन होगी वो, उसको हम बॉर्डर कह सकते हैं। दिख नहीं रहा है बट है ना बॉर्डर। ठीक है, मैं क्या चाहता हूं कि ये जो मेरा कंटेंट है, ठीक है, वो ऐसे से क्या हो जाए, जस्ट अ सेकेंड, ऐसे से ऐसा हो जाए। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो कलर था, यानी इस पूरे कंटेंट के पीछे जो बैकग्राउंड कलर था, वो बढ़ करके आपको अगर ये पूरा दिखने लग जाए या फिर ये इतनी ज्यादा स्पेस ले ले अंदर में ही, उसको हम क्या कहेंगे, पैडिंग कहेंगे। यानी कंटेंट और उसके बॉर्डर के अंदर की जो स्पेस है, उस स्पेस को अगर हम देना चाहते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या, पैडिंग। ठीक है, अब इस पैडिंग के बाहर ये जो बॉर्डर लाइन है, ठीक है, इस बॉर्डर को अगर हम और ज्यादा मोटा कर दें, इस बॉर्डर को कोई कलर दे देते हैं, अब वो दिखने लगेगा बॉर्डर। जब हमने कलर दे दिया, उसको हम कोई विड्थ दे देते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ विड्थ दे दी, यानी कि हमने इसको मोटा कर दिया और ज्यादा। ठीक है, और भी ज्यादा मोटा कर देते हैं, और जस्ट कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब हमने इसको और ज्यादा विड्थ दे दी। अब ये जो विड्थ दी हमने, ठीक है, यानी बॉर्डर हमारा और मोटा हो गया, तो इसको हम कहेंगे कि हमारी जो पूरी अभी स्पेस है, मतलब ये जो पूरा स्पेस ले रही है, ये कंटेंट अपनी स्पेस ले रहा है, उसकी जो पैडिंग है वो ले रहा है, और जो बॉर्डर है वो ले रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूं कि मेरे पास दो ऐसे कंटेंट के बॉक्स हैं, ठीक है, जो अगल बगल है। मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि भाई सुन, ये जो मेरा पूरा बॉक्स है, ये चाहता है कि ये थोड़ा सा और फैल के रहे, लेकिन इस बार जो स्पेस है वो कंटेंट के जो अंदर, ये जो बॉक्स, ये बॉर्डर है, ये अंदर नहीं, थोड़ी बाहर रहे, ताकि चीजें ना थोड़ी दूर दूर रहें उससे। समझ में आ रही है, चीजें जो है वो थोड़ी थोड़ी दूर दूर रहें। तो वो कैसे होगा, उसके लिए हम ऐड करते हैं मार्जिन को। जब हम मार्जिन ऐड करते हैं तब क्या होता है, मार्जिन जब हम ऐड कर देते हैं तो और ज्यादा कंटेंट बड़ा हो जाता है। लेकिन जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी CSS हमने लगा रखी है, वो सारी CSS इसके बॉर्डर और इसकी कंटेंट यहीं तक है। इसके बाहर मार्जिन, जो इतनी आप मार्जिन दोगे, यहां पर आपकी CSS अप्लाई नहीं होती। ठीक है, आप कलर दे रहे हो, आप बैकग्राउंड कलर दे रहे हो, वो सब कुछ यहाँ नहीं अप्लाई होगा, वो सब कुछ यहाँ अप्लाई होगा। ठीक है, और इससे क्या हो जाएगा, जब आप ये चीज दे दोगे तो आपकी जो, जस्ट सेकेंड, तो आपने जैसे ही मार्जिन दे दी, ठीक है, ये बॉक्स सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, ये, तो ये बॉक्स थोड़ा दूर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने इसे एक मार्जिन दे दी है। समझे, तो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बात करता हूँ इस कंटेंट की, इस पार्टिकुलर कंटेंट की, तो इसकी पूरी विड्थ कितनी होगी, इसकी पूरी विड्थ और हाइट कितनी होगी, वो यही होगी कि ये जो कंटेंट की जो विड्थ है, ठीक है, जो लिखा हुआ उसकी विड्थ, उसके बगल में जो मैंने पैडिंग दी है वो हो गई, और जो मेरा जो बॉर्डर है वो हो गया, और उसके बाद जो मैंने बाहर मार्जिन दी है, क्योंकि फैल तो यही कंटेंट रहा है, क्योंकि इसी का तो राज्य बढ़ रहा है भाई, कह रहा है कि भाई मेरे से दूर रहो। ठीक है, मेरा, मैं इतनी दूर तक फैला हूं, इतनी दूरी में कोई नहीं आ सकता। तो वो पूरी विड्थ कहाँ आ रही है, वो कंटेंट के पास ही आ रही है, तो ये भी स्पेस ले रहा है। यानी कि इस पूरे कंटेंट की विड्थ क्या होगी, इस पूरे कंटेंट की विड्थ क्या होगी, इस चीज को याद रखना। ठीक है, पूरी विड्थ क्या होगी, 2 टाइम्स ऑफ, पहले आप मल्टीपल का लगाओ, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ आपका जो कंटेंट है, कंटेंट हो गया, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इसको। ठीक है, मेरा जो कंटेंट हो गया, प्लस जो मैंने पैडिंग दी है, प्लस जो मैंने बॉर्डर रखा है, बॉर्डर विड्थ है, प्लस जो मेरी मार्जिन मैंने दी है। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद कर लो, प्लस मैंने जो मार्जिन दी हुई है।
ठीक है, ये पूरा होता है क्या मेरा, ये होती है पूरी विड्थ इस पूरे कंटेंट की कितनी ले रखी है। अब क्या मतलब है इसका, मतलब ये है, सॉरी मैंने एक गलती कर दी यहाँ पे, ये जो कंटेंट है ये तो बाहर ही रहेगा, ठीक है, इस कंटेंट की विड्थ नहीं, कंटेंट की विड्थ प्लस, यानी कि ये जो मेरा पूरा कंटेंट है, बात को समझना, बात को समझना, ठीक है, ये जो मेरा पूरा कंटेंट है, ये इसकी एक अपनी विड्थ हो गई। अब मैंने जब कहा कि 2 टाइम्स ये सबका सम करो, क्यों, क्योंकि मैंने जब पैडिंग दी, मैंने 5 की पैडिंग दी, ठीक है, तो वो 5 यहाँ ऐड हुआ इस साइड, राइट, इस साइड ऐड हुआ। अब मैंने जो बॉर्डर दिया वो इधर ऐड हुआ, दो दो का बॉर्डर, ठीक है, और मैंने मार्जिन जो ऐड करी वो ये हो गई, ठीक है, और सेम यही चीज, यही इतनी ही डिस्टेंस इधर भी लग रखी है, इस साइड भी, अपोजिट साइड भी। यानी कि जब हम इसकी पूरी विड्थ की बात करेंगे तो हमारा ये पूरा, इसकी जो इधर साइड से ये पूरा, ये और ये और ये सब कुछ कवर होगा, ठीक है, ये सब कुछ कवर होगा, तब जाकर के इसकी पूरी विड्थ कैलकुलेट होगी। तो इस चीज को हम इस डायग्राम से समझते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो मेरा कंटेंट है, इस कंटेंट की अपनी एक जो विड्थ है, ठीक है, उसके बाद जो इसको पैडिंग मिली है वो हो गई विड्थ इसकी, ठीक है, उसके बाद जो इसको बॉर्डर मिला है वो हो गई, और जो इसका मार्जिन है वो हो गया। और सेम अपोजिट साइड भी हमारे पास पैडिंग हो गई, हमारे पास बॉर्डर हो गया, एंड हमारे पास मार्जिन हो गया। ये सब कुछ जब ऐड होता है तब हमारे पास पूरी इसकी जो विड्थ है वो कैलकुलेट होती है। सेम आपका हाइट में भी होता है, ठीक है, सेम हाइट में भी आपका अप्लाई होता है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब जरा सा मैं आपको ना एग्जाम्पल दे करके दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को हटा देता हूँ पहले, एक और लेते हैं हम। अब मैं क्या कहता हूँ कि जरा ध्यान देना, मैं क्या कहता हूँ कि एक मैं डिव बनाता हूँ, डिव डॉट, इसको एक जब भी डॉट लगा करके आप अपना क्लास का नाम लिख सकते हो, ठीक है, मैं कहता हूँ बॉक्स, और जब आप स्टार लगाओगे और नंबर, कितने नंबर ऑफ वही बॉक्स चाहिए आपको, तो मुझे 2 चाहिए, पार्टिकुलर डिव, तो देखो 2 बन गया मेरे पास, बन गया, ठीक है, बन गया। अब अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ, दैट आई एम बॉक्स 1, राइट, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम बॉक्स 2, ठीक है। अब जरा अपनी वेबसाइट पे देखते हैं कैसा दिख रहा है ये। तो सिंपल सा, कुछ खास नहीं, ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ कि मैं एक स्टाइल टैग यूज करूंगा सीएसएस अप्लाई करने के लिए इनलाइन, सॉरी इंटरनल। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बॉक्स के ऊपर मैं कहता हूँ कि भाई बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू कर दो, ठीक है, ब्लू कलर हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है ये। तो क्या करते हैं हम, अगर हमें कलर मान लो नहीं कुछ समझ में आ रहा, तो सिंपल आप ये जो कलर है उसके ऊपर क्लिक करोगे, एंड यहाँ पे आपको नीचे सारे कलर्स दिख जाएंगे सेट करने के लिए। तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो कलर को, ठीक है, ये तो मैंने सेट कर लिया, ठीक है, ओके नाइस, अच्छा लग रहा है। अब एक चीज और समझो कि एक ही पार्टिकुलर एलिमेंट पे, ठीक है, मैं एक से ज्यादा क्लास दे सकता हूँ, ये प्रॉपर्टी दिमाग में रटी होनी चाहिए, ठीक है, एक ही पार्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर मैं एक से ज्यादा क्लास दे सकता हूँ। जैसे मैंने बॉक्स और बॉक्स 1 भी कर दिया, मैंने बॉक्स और बॉक्स 2 भी कर दिया। अब मैं क्या करूंगा कि मैं ऊपर क्या करता हूँ, डॉट बॉक्स 1 के ऊपर मैं कुछ सीएसएस लगाता हूँ, यानी मैंने क्या करा, डॉट बॉक्स के ऊपर मैंने एक सीएसएस लगाई, ठीक है, उससे मैंने क्या कहा कि ये तो वो सीएसएस है जो मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के ऊपर अप्लाई हो। लेकिन अब मैं बॉक्स 1 की मदद से वो सीएसएस लगाऊंगा जो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इस पार्टिकुलर डिव के ऊपर अप्लाई हो, ठीक है। अब मैं इसको कलर क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कलर जो है वो रेड हो जाए इसका, और जो मेरा जो बॉक्स 2 है, बॉक्स 2 है, उसका क्या हो जाए, उसका कलर जो है वो क्या कर दें, ब्राउन ब्लू वायलेट कर देते हैं, ठीक है, ये हो जाए। अब जरा देखो, जो बैकग्राउंड कलर मेरा सीएसएस जो दोनों के ऊपर अप्लाई जो क्लास, ठीक है, उस क्लास के साथ जो मेरा सीएसएस है वो लगा हुआ है दोनों के ऊपर, दोनों का बैकग्राउंड कलर सेम है, ठीक है। उसके बाद जो बॉक्स 1 के ऊपर कलर रेड है एंड यहाँ पर कलर ब्लू वायलेट है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से आप देखो कि मैंने क्या करा कि आप राइट क्लिक करो माउस पे, ठीक है, नीचे आपको इंस्पेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर एक एरो मिलता है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना, एंड जैसे आप जाओगे तो वो पार्टिकुलर एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, जाओगे तो वो पार्टिकुलर एलिमेंट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, सेलेक्टेड ये वाला एलिमेंट है हमारा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर कुछ पैडिंग ऐड करता हूँ, ठीक है, मैं इस पे कुछ पैडिंग ऐड करता हूँ। अब पैडिंग में कह देता हूँ क्या, समथिंग व्हाट वी से, मैं 20 पिक्सल ले लेता हूँ, चलो ठीक है, 20 पिक्सल ले लिया मैंने। अब जरा ध्यान से देखो, अब क्या हुआ, मेरी जो 20 पिक्सल की पैडिंग है वो ऐड हो गई, कैसे, इधर ऐड हुई, इधर ऐड हुई, इधर ऐड हुई, और ये जो पूरा कंटेंट था ये पूरा फैला हुआ था, तो यहाँ पे भी ऐड हो गई, कैसे दिखा देता हूँ मैं।
ये जो था, ठीक है। अभी जब मैं इसके ऊपर, अभी देखो अभी क्या है कि मेरे पास जो आपका ये जो बैकग्राउंड कलर मैंने सेट किया, इसकी वजह से यहाँ 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 और इधर भी हुई है, इधर हुई है। बट वो जब मैं पैडिंग और मार्जिन सेट करूंगा तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या कहता हूँ कि ये चीज़ हो गई। अब क्या हम करेंगे कि इसके ऊपर कुछ बॉर्डर लगाते हैं, ठीक है। बॉर्डर लगाते हैं, बॉर्डर लगाते हैं, हम क्या कहते हैं 2 पिक्सल सॉलिड एंड कलर क्या दे देते हैं, रेड ही दे देते हैं, नहीं रेड नहीं देते हैं, ब्लैक दे देते हैं, ठीक है। अब जरा देखो बॉर्डर सेट हो गई यहाँ पर, राइट, समझ में आई बात। अब यहाँ पर जो हमारे पास जो मार्जिन है, इसका जो मार्जिन है वो सेट कर देते हैं। मार्जिन हम ले लेते हैं 5 पिक्सल का, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, बात समझ में आई, बात आपको समझ में आई। आप देखो इधर से मार्जिन हुई, ठीक है, इधर से मार्जिन, इधर से मार्जिन, इधर से मार्जिन। कंटेंट की जो पूरी विड्थ है वो क्या हुई, ये पूरी जो विड्थ आई, ठीक है, ये पूरी जो विड्थ आई, साथ ही साथ आपकी जो ये जो है हमारे पास ये ऐड हुई, ये पूरा ऐड हुआ, ये बॉर्डर की विड्थ ऐड हुई, और इधर से आपकी जो मार्जिन है वो ऐड हुई। मार्जिन जहां पे मार्जिन वाला जो एरिया है, ये पूरा जो वाइट एरिया है, इसके ऊपर सीएसएस अप्लाई नहीं है, क्योंकि सीएसएस क्या है भाई, आपके पास ये जो बैकग्राउंड कलर ब्लू है ये यहाँ पे थोड़ी हो रहा है, ये तो पीछे जो आपका यूनिवर्सल वाला है वो वाला है, ठीक है। तो वो मार्जिन के ऊपर आपकी सीएसएस नहीं आती, आपकी सीएसएस आती है आपके बॉर्डर के अंदर, यानी कंटेंट के अराउंड में, सराउंडिंग में, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, आई गेस समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा नोट्स के साथ देखते हैं, ठीक है। मार्जिन लिखने का तरीका अभी हम समझेंगे क्या होता है, ठीक है। अब मार्जिन के बारे में थोड़ा समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक सैम्पल पेज बनाते हैं और मैं वहाँ पे थोड़ी सी आपके साथ बातें करूंगा, ठीक है। अब देखो जब मार्जिन लिखते हैं ना हम, जब मार्जिन हम सेट करते हैं तो इसके ऊपर 4 चीज़ों को ऊपर ध्यान देना रहता है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं टॉप, फिर लिखते हैं हम राइट, फिर लिखते हैं हम बॉटम, फिर हम लिखते हैं लेफ्ट, ठीक है। इस तरीके से हम मार्जिन डिफाइन करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हर एक डायरेक्शन में सेम ना हो मार्जिन और पैडिंग, तो हम अपने अकॉर्डिंग इसको सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि भैया क्या लिख दिया है, कैसे याद होगा ये, तो मैं सिंपल सा आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपकी एक घड़ी है मान लो, ठीक है, आपकी एक घड़ी है, ठीक है, आपकी घड़ी है, घड़ी में आपकी 12 बजते हैं, घड़ी कैसे शुरुआत होती है, 12 बजे से शुरू होते हैं, है ना। तो 12 बजे से शुरू होती है आपकी घड़ी, तो ये जो 12 बजे से आपका घड़ी शुरू हुआ, तो पहले कैसे घूमेगी, यहाँ से घूमेगी, फिर यहाँ जाएगी, यानी टॉप से पहले राइट जाएगी, फिर बॉटम आएगी, एंड देन बॉटम के बाद यहाँ से कहाँ जाएगी, ऊपर, यानी कि लेफ्ट पे, ठीक है। वही चीज़ है, सेम ऑर्डर यहाँ पे भी है, पहले टॉप पे, फिर राइट पे, फिर बॉटम पे, फिर लेफ्ट पे। ये चीज़ समझ में आ गई, ईजी है। सेम विथ पैडिंग ऑल्सो, ठीक है, सेम विथ पैडिंग ऑल्सो, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। कहने का क्या मतलब है, आओ समझते हैं इसको, ठीक है, आओ समझते हैं। देखो ये जो मैंने पैडिंग दे रखी है, ठीक है, वेबसाइट पे देखो, ये जो मैंने पैडिंग दे रखी है, ठीक है, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो पैडिंग है ये ज़्यादा बड़ी हो जाए, ऊपर से थोड़ी सी रहे, लेफ्ट साइड से क्या हो कि हल्की फुल्की रहे, ज़्यादा मत रहे, ठीक है। उसके लिए अब मैं क्या करूँगा, देखो मैं क्या कहता हूँ कि मेरी जो पैडिंग है इसको मैं हटाया, मैंने कहा सुनो भाई, एक काम करो, पैडिंग कर दो मेरी जो लेफ्ट, यानी कि पहले हम क्या करेंगे, टॉप, टॉप से कितनी कर दो, 10 पिक्सल कर दो, ठीक है। मेरी जो राइट साइड में है उसको क्या कर दो, 20 पिक्सल कर दो, ठीक है। मेरी जो बॉटम साइड में है वो कितनी कर दो, 30 पिक्सल कर दो, और नीचे गैप रखना है आपको, ठीक है, 30 पिक्सल कर दो, और फिर जो मेरी लेफ्ट साइड में है उसको कर दो 40 पिक्सल। अब जरा सा अपनी वेबसाइट देखो कैसी दिख रही है, समझ में आ रहा है। ये देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से और इधर साइड में जो पैडिंग होगी ये विजुअल नहीं हो पाएगी अभी आपको, ठीक है। तो वो सब कुछ आपको अलग दिख रहा है, बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने वही डिफाइन किया है। सेम चीज अगर मैं यही कर दूं आपके मार्जिन में भी, ठीक है, तो अब जरा से ये देखो कैसा हो गया, डिस्टेंस बढ़ गई, यहाँ से ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा अलग है, यहाँ पे अलग है, ठीक है, यहाँ पे अलग है। तो हर जगह पे आपकी जो मार्जिन है उसकी डिस्टेंस अलग हो गई। तो इस तरीके से हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि भाई इस इधर इतनी होनी चाहिए, इधर होनी ही नहीं चाहिए। लाइक मान लो मेरे को टॉप पे मार्जिन चाहिए ही नहीं, तो मैंने कहा क्या, देखो टॉप से मार्जिन खत्म हो गई, टॉप से मार्जिन खत्म हो गई, समझे। तो इस तरीके से हम मार्जिन को भी लिख सकते हैं। एक चीज और आएगी इसमें, एक चीज क्या आएगी कि जब अगर हम पैडिंग की बात करें, मार्जिन की बात करें, दोनों में सेम ही तरीके से होता है, ठीक है।
तो एक आता है आपके पास क्या आते हैं, अ, या तो आप टॉप और बॉटम, ठीक है, टॉप और बॉटम आ जाता है, यानी कि जो आपका वर्टिकल होता है, ठीक है, वर्टिकल, वर्टिकल एक आता है आपका हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इस, तो ये तरीका होता है पैडिंग का भी, ठीक है। ये क्या क्या मतलब भैया, जरा ये भी समझा दो। जरा देखो, मैंने कहा पैडिंग है मेरी, पैडिंग है, मैं कहता हूँ कि यार टॉप और बॉटम पे 30 हो, 30 पिक्सल, और मेरी जो लेफ्ट और राइट जो है वो कितनी हो जाए, 40 पिक्सल, और ज़्यादा कर लेते हैं, वो कितनी हो जाए, वो 60 पिक्सल हो जाए, ठीक है। अब ज़रा से देखो, आपको डिस्टेंस अलग दिख रही है, ये और ये बदल गया, ठीक है। अभी जो CSS अप्लाई हुई है, इसमें क्या होता है कि अगर ये जो पहला वाला है ये आपका वर्टिकल यानी टॉप और बॉटम दोनों पे देता है सेम, और ये वाला क्या करता है, उसके बगल वाला ये क्या करता है, आपके पास लेफ्ट और राइट दोनों पे लगाता है सेम। यानी कि अगर आपको दो CSS लिखनी है सिर्फ, तो अगर आप दो सिर्फ लिखते हो तो फिर आपका ये वाला अप्लाई होगा, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अदरवाइज आपका ये वाला पोर्शन अप्लाई होगा, टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट, ठीक है। आई गेस समझ में आ गया होगा, काफी डिटेल में समझा दिया इस चीज को। अब एक बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको खुद ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। ओके, मुझे लगता है कि अब ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक है CSS कलर्स, ठीक है। CSS कलर्स के बारे में बात करेंगे, हम शुरू से यूज ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बस मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ कैसे करते हैं। नेम्ड कलर क्या होता है, नेम्ड कलर वो कलर होते हैं, जैसे हम अभी यहाँ पे हमारे जो कोड था, हमने बताया ना ब्लू कलर हमने लिख दिया, तो हमने क्या करा, कलर के ऊपर आप नाम लिख दो, ठीक है। बस नाम आपको जो भी याद है आप नाम लिख दो, तो वो कलर आपका सेट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, हेक्साडेसिमल कलर्स, हेक्साडेसिमल कोड्स होते हैं कुछ, जिनका यूज करते हैं हम CSS कलर को अप्लाई करने के लिए। क्या मतलब है इसका, जरा समझना, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं CSS कलर्स, ठीक है। तो यहां पर नीचे आप जाओगे तो HTML कलर कोड आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स मिलेंगे। अब जिस भी कलर के ऊपर आप जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऊपर यहाँ पर देख रहे हो, ये पूरा पोर्शन, ये आपका वो हेक्साडेसिमल कोड है। ये कोड बताता है कि कौन सा कलर है। तो नॉर्मली भाई आप कितने कलर याद कर सकते हो, 10 20 कलर, ठीक है। लड़कियों को 40 कलर हो सकता है याद हो, बट कलर्स तो भाई इन्फिनाइट है, कितने ही कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप। तो वो चीज़ यहाँ से हो सकती है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ से हो सकती है। आपने कलर चूज कर लो, एंड उस कलर का आपको पार्टिकुलर कोड मिल जाएगा, और वो चीज़ आप CSS पे लगा सकते हो। यहाँ पर नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारे कलर ऑलरेडी प्रेजेंट है, आपको जो भी अच्छा लग रहा है, मान लो ये कलर मुझे अच्छा लगा, तो मुझे इसका हेक्साडेसिमल कोड ऊपर मिल गया। मैंने सिंपली क्या करा, मैंने इसके कोड को कॉपी कर लिया, ठीक है, और मैंने उस कलर को यहाँ पर लगा दिया। लाइक मैं कह रहा हूँ कि यार बैकग्राउंड कलर मेरा इस कलर का कर दो, ठीक है, जो मैंने कलर अभी अप्लाई करा। अब मेरी वेबसाइट पे जाओ और देखो, बैकग्राउंड कलर वो सेट हो गया उस पार्टिकुलर हेक्साडेसिमल कोड के साथ, ठीक है। और एक होता है बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, वही बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी जो अभी हमने अप्लाई करी, यानी पीछे का कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर लिखा और पीछे आप कलर लगा दो, ठीक है। ओके, आई गेस समझ में आ गया होगा। ओके, नाइस, आगे बढ़ते हैं। अब आता है CSS बॉर्डर। CSS बॉर्डर्स क्या होते हैं, CSS बॉर्डर्स भी हमने अभी देखा ही था, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं क्या, बॉर्डर के बारे में। तो बॉर्डर पे हम क्या करते हैं कि जब हम बॉर्डर लिखते हैं, बॉर्डर के CSS लगाते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, उसकी विड्थ लिखते हैं, उसके बाद फिर क्या हम करते हैं, उसके बाद हम उसकी स्टाइल को डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके कलर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें मेंशन करनी होती है हमें, समझ में गए बात को। यहाँ पे नोट्स में भी मैंने दिया हुआ है, विड्थ स्टाइल एंड कलर। क्या मतलब भैया इसका, कोड करके बता दो। मैंने कहा चलो ठीक है, जल्दी जल्दी बता देते हैं। ये जो बॉर्डर देख रहे हो, हालांकि मैंने कोड लिखा हुआ है बॉर्डर का, बट मैं एक बार दोबारा इसको लिख करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो अभी कोई बॉर्डर नहीं है, दिख तो नहीं रहा, एंड लाइन है, डेफिनेटली वो एंड लाइन ही बॉर्डर होता है, बट दिख तो नहीं रहा, विजिबल तो नहीं है ना। अब उसको विजिबल बनाने के लिए हमें बॉर्डर बनाना पड़ेगा। तो बॉर्डर क्या कहते हैं, बॉर्डर हम कर देते हैं। अब यहाँ पे पहले क्या लिखते हैं, विड्थ, तो मैं लिख देता हूँ 5 पिक्सल की विड्थ होनी चाहिए। स्टाइल कौन सी होनी चाहिए, बहुत सारी स्टाइल्स होती हैं, हम नॉर्मली सॉलिड यूज करते हैं, सॉलिड स्टाइल। उसके बाद फिर कलर कौन सा होगा, मान लो मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड, रेड नहीं करते, चलो रेड ही कर देते हैं, ठीक है। रेड कर दिया हमने। अब जरा देखो, मिल गया बॉर्डर, बॉर्डर मिला, कैसे मिला, ये जो विड्थ है वो 5 पिक्सल की है, मेरा जो स्टाइल है वो सॉलिड है, और इसका जो कलर है वो रेड है। और कौन सा स्टाइल होता है भैया, देखो स्टाइल और भी होता है, मैं आपको सीधे यहीं दिखा देता हूँ,
यहाँ पे जाओगे ना नीचे स्टाइल्स, ये स्टाइल है सॉलिड, डबल, डैश, डॉटेड, ये सब कुछ होता है। जैसे मैं स्टाइल में डैश लिख देता हूँ, डैश्ड। अब जरा सा जाओ, ये देखो डैश स्टाइल हो गया। ठीक है, तो ये तरीका होता है सीएसएस बॉर्डर को डिफाइन करने का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सीएसएस के टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है? टेक्स्ट डेकोरेशन इन सीएसएस इज यूज्ड टू स्टाइल द अपीयरेंस ऑफ अ टेक्स्ट सच एज अंडरलाइनिंग, ओवरलाइनिंग, स्ट्राइकिंग थ्रू एंड रिमूविंग डिफॉल्ट डेकोरेशन। ठीक है, चलो कुछ तो लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा समझा देता हूँ कोड करके। ठीक है, इस सबको पूरा हटाओ, पहले हटाओ, एक नया बॉयलर कोड लगाओ, बॉयलर प्लेट। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक H1 है, H1 के अंदर मैं एक एंकर टैग लेता हूँ। टैग के अंदर टैग ले सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, एक एंकर टैग लेते हैं और उसके अंदर मैं कहता हूँ क्या कि क्लिक हियर। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब जरा मेरे पेज पे जाओ और ये देख रहे हो, ये देख रहे हो कुछ तो हो रहा है। ठीक है, अजीब सा मतलब कलर लग चुका है एंड उसके नीचे आपको अंडरलाइन दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है इसका, इसका जो भी डेकोरेशन है वो मुझे चेंज करना है। ठीक है, तो इस चीज के लिए हम इसका यूज करते हैं, सीएसएस टेक्स्ट डेकोरेशन का। ठीक है, कि हम क्या करना चाहते हैं उस पर। जैसे कि मैं कहता हूं कि एक पैराग्राफ लें। ठीक है, एक पैराग्राफ लिया मैंने, पैराग्राफ लिया मैंने, एंड उस पैराग्राफ के ऊपर मैं कहता हूं कि कुछ भी लिख दो, लॉरेन 50 लिख देते हैं। ठीक है, ये मेरा पैराग्राफ मेरी वेबसाइट के ऊपर विजिबल है। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर कुछ डेकोरेशन हो जाए। डेकोरेशन में क्या कहता हूँ कि यार अंडरलाइन आ जाए और रेड कलर की हो और डैश्ड हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि यार मैं जाऊँगा अपनी सीएसएस पे। ठीक है, मैं जाऊँगा अपनी सीएसएस पे, मैं कहूँगा जो पैराग्राफ है ना उसके ऊपर जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो क्या हो जाए, वो हो जाए अंडरलाइन हो जाए और डैश्ड हो जाए। ठीक है, और रेड कलर की हो जाए। ठीक है, अब देखो कैसी दिख रही है, ये दिख रहा है आपको, इसके ऊपर एक डेकोरेशन सेट हो गई। इसे हम कहते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, अगर मान लो कि जो मेरा एंकर टैग था उसके ऊपर ऑलरेडी कुछ ना कुछ टेक्स्ट डेकोरेशन थी। ठीक है, ये चीज़ समझ रहे हो, यहाँ पर इसके ऊपर ऑलरेडी एक लाइन थी, मैं चाहता हूँ ये चीज़ ना रहे, भाई क्यों दिखानी है लाइन। ठीक है, तो मैं कहता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन, यानी पहले से जिनके ऊपर कुछ डेकोरेशन लगी है मैं चाहता हूँ कोई डेकोरेशन ना हो उसके ऊपर। तो अब जरा अपने उसके ऊपर जाओ और देखो वो लाइन चली गई, यानी कोई भी डेकोरेशन अब नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, अब इसका मैं जो भी कलर वगैरह करना चाहूँ मैं अपने अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन है आपका टेक्स्ट डेकोरेशन का। आपका क्या काम है, आपका काम है कि यहाँ पर जो मैंने सारे लिस्ट दी हुई है इन सबको एक एक करके आप यूज करो और देखो कि कैसे काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि नन, अंडरलाइन, नन मैंने समझा दिया, मैंने अंडरलाइन समझा दिया, ओवरलाइन क्या होता है, लाइन थ्रू क्या होता है, दोनों करके देखो। फिर स्टाइल मैंने आपको बताया था, सॉलिड बताया था और डैश बताया था। डबल कैसे दिखता है और डॉटेड कैसा दिखता है ये आपका काम है देखना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के बारे में। ठीक है, ओके, अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म बेसिकली क्या कहता है कि हमारे पास जैसे कोई भी टेक्स्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो उस टेक्स्ट को हमें चेंज करना है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैं कहता हूँ कि मेरे पैराग्राफ के अंदर, पहले तो यार इसका हटाओ टेक्स्ट डेकोरेशन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि जो मेरा पैराग्राफ है उसमें जो कुछ भी लिखा है मैं चाहता हूँ ये सब कुछ जो है वो कैपिटल लेटर में हो जाए। यानी मैं ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ जो भी मेरा लिखा हुआ है उसको टू द कैपिटल लेटर। तो उसको हम कैसे करेंगे, देखो, कन्वर्ट ऑल लेटर टू अपर केस। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कॉलन कैपिटलाइज। ठीक, कैपिटलाइज नहीं करते, अपर केस करता है बेसिकली। ठीक है, तो अब देखो ये मैंने लगाया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। ठीक है, कैपिटलाइज अगर मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो एक एक करके समझाता चलता हूँ। सभी लेटर के जो पहला वर्ड है, ठीक है, सभी वर्ड का जो पहला लेटर है, ठीक है, वो कैपिटल हो जाएगा। देखो सब में हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है हमारे पास, दूसरा आता है हमारे पास लोअर केस। ठीक है, तो अभी मैं इसको जो अगर हटा करके दिखाऊं आपको, मैं इसको अगर हटा करके दिखाऊं कि मेरी वेबसाइट कैसी दिख रही है, तो नॉर्मल ऐसी दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ लेटर कैपिटल लेटर में भी है। ठीक है, तो वो कैपिटल लेटर में जो है यहाँ पर उसको मैं चाहता हूँ सब कुछ लोअर केस में हो जाए। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को मैं क्या कहूँगा कि इसको मैं कर देता हूँ लोअर केस, लोअर केस। ठीक है, लोअर केस, अब देखो सब कुछ लोअर में है। ठीक है, ओके, अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, अपर केस एंड नन। अब आपका काम है इसे देखना कि कैसे करते हैं। मैं अपर केस बता देता हूँ जल्दी जल्दी।
अपर केस कर देते हैं। अपर केस जब मैं करूंगा अपर केस, तो देखो क्या हो रहा है, सारे लेटर जो है वो अपर केस में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करते हैं। CSS टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी इस तरीके से यूज होती है। तो अब हम बात करने वाले हैं CSS टेक्स्ट अलाइन के बारे में। ठीक है, तो ये क्या होता है, CSS टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी क्या करती है, कंट्रोल करती है आपकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मतलब ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये इस तरीके से, इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। इसमें टेक्स्ट का अलाइनमेंट यानी कि हमारा जो टेक्स्ट है वो किस साइड रहेगा, मैं इसी में दिखाता हूँ कि वो इस कॉर्नर में रहे, इस कॉर्नर में रहे, सेंटर में रहे, ये सब कुछ हम टेक्स्ट अलाइन की मदद से करते हैं। एग्जाम्पल की तरह देखेंगे, जल्दी जल्दी सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे हटाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं 5 पैराग्राफ ले लूंगा, और 5 पैराग्राफ लेता हूँ, 5 नहीं 4 लेते हैं, 4 पैराग्राफ लेते हैं, और चारों के अंदर हम पहले लॉरेम 5 ये ले लेंगे। ठीक है, इसे मैं सबके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और जो भी CSS है हमारी उसको हटाओ अभी, अभी के लिए। अभी देखते हैं कैसी हमारी दिख रही है वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 पैराग्राफ दिख रहा है, ये ये। ठीक है, इसकी जो पूरी विड्थ होगी वो पूरी विड्थ है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि जो विड्थ होती है वो पेरेंट के हिसाब से लेते हैं। पेरेंट हमारा पूरा डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट की पूरी जो हमारे पास क्या है, इसकी जो पूरी विड्थ है वो 100%, तो उसका चाइल्ड है ये पैराग्राफ। ठीक है, तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है अभी सब। तो ये इसकी जो पूरी विड्थ है वो 100% है, ये किसी कंटेनर के अंदर नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा पार्टिकुलर पैराग्राफ है ये अलाइन हो जाए राइट साइड में। तो इसके लिए मैं एक क्लास दे देता हूँ इसको, राइट। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो राइट है उसके ऊपर CSS अप्लाई करो, और उसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या कर दो आप, राइट साइड में कर दो। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, ये देखो दिख रहा है आपका ये टेक्स्ट यहाँ से उठ करके यहाँ चला गया। समझ गया आप बात को? ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी जो टेक्स्ट है दूसरा वाला, दूसरा जो पैराग्राफ है मेरा, ठीक है, वो कहाँ चला जाए, लेफ्ट साइड में ही रहे। लेफ्ट साइड में तो पहले से भी है, ठीक है, डिफॉल्ट भी वो लेफ्ट में ही है, बट ठीक है, जब समझा रहा हूँ तो सब चीज़ें लिख दूँ एक बार के लिए। टेक्स्ट अलाइन, क्योंकि जब आप काम करोगे ना, आप बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे, तब ये सारे केसेस आएंगे, जब कभी हो सकता है कोई चीज़ आपकी राइट साइड में हो टेक्स्ट, तो उसको आपको लेफ्ट में लाना है, तो आप फिर यूज़ करोगे। और फिर मैं कहता हूँ कि मेरी जो यहाँ पर एक और देते हैं क्लास, और क्लास क्या हो जाए, क्लास हो जाए हमारे पास ये सेंटर। ठीक है, सेंटर, ओके। क्या प्रॉब्लम आई है, ठीक है, सेंटर वाले को लो, सेंटर, सेंटर के डॉट लगाओ क्योंकि क्लास है ये। ठीक है, और इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या कर दो, इसकी सेंटर कर दो। समझ में आई बात? अब जरा देखो अपनी वेबसाइट, क्या हुआ, जो मेरी पहली वाली पैराग्राफ थी वो कहाँ आ गई, राइट में आ गई। जो दूसरी वाली थी वो लेफ्ट में है। तीसरी वाली जो है वो हमारी कहाँ पर है, तीसरी वाली हमारे पास सेंटर में है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। चौथा जस्टिफाई है। जस्टिफाई क्या करता है, इवनली अक्रॉस द विड्थ। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे मान लो कि बहुत ज्यादा कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, आपने लेफ्ट अलाइनमेंट किया हुआ है, तो वो एक साइड में सब लेफ्ट की ओर ही दिखेंगे। बट जब जस्टिफाई कर देते हो ना, तो ये क्या करता है, पूरी विड्थ में पहले फैला रहे, उसके बाद। ठीक है, मैं दिखाई देता हूँ। मान लो मैं क्या कहता हूँ, लॉरेम 100 मान लो। ठीक है, मेरी वेबसाइट पे दिख रहा है ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ स्पेस है, ये देखो स्पेस है कुछ। अब मैं क्या कहता हूँ कि मैं इसको कह देता हूँ कि इसको जस्टिफाई कर दो भाई, क्लास जस्टिफाई, जस्टिफाई ही है, हाँ जस्टिफाई है। ठीक है, डॉट जस्टिफाई टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। ठीक है, अभी देखो वो गैप खत्म हो गया, इवनली पूरे विड्थ में फैल गया। समझ में आया? इसे हम कहते हैं टेक्स्ट जस्टिफाई। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप खुद से भी करके देखना, क्लियर हो जाएगा। मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पे दे भी रखा है। ठीक है, लेफ्ट राइट सेंटर एंड टेक्स्ट जस्टिफाई। ओके, अब CSS फॉन्ट फैमिली आता है, इजी पीजी टॉपिक। ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होना। फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी इन CSS इज यूज टू स्पेसिफाई विच फॉन्ट शुड बी यूज, कौन सा फॉन्ट आप यूज करोगे। इसमें आपको देखो यहाँ पर सेलेक्टर दिया हुआ है जो प्रॉपर फॉर्मेट है फॉन्ट को लिखने का।
नॉर्मली ऐसे यूज़ नहीं करते, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है आपको जो प्रॉपर फॉर्मेट है उसे बताना। ठीक है, जैसे कि आप का जो पैराग्राफ है, मान लो इसी में करता हूँ, लेफ्ट वाले में, राइट वाले में करें। राइट वाले में मैं क्या कहता हूँ कि ये फॉन्ट है मेरे पास, फॉन्ट फैमिली। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख गए। ठीक है, तो इसमें से मैं कोई भी एक चूज कर लेता हूँ, पहला वाला ही चूज कर लेता हूँ। अब ये जो पहला, इसमें जो फॉन्ट फैमिली में जो पहला फॉन्ट दिया हुआ है, ये वो फॉन्ट है जो एक्चुअल में अप्लाई होगा। ठीक है, और ये वाला जो फॉन्ट है वो वाला फॉन्ट है जो इन द केस अगर ये वाला जो फॉन्ट है वो फॉल बैक हो जाता है, नहीं काम करता, नहीं लोड हो पाता, तो फिर ये वाला फॉन्ट यूज होगा। ठीक है, और ये वाला जो ये मोनोस्पेस है ये फैमिली है। ठीक है, अब यहाँ पर जरा अपने नोट्स के साथ आओ। यहाँ पे देखो, मेरे पास मान लो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दे रखा है उसके हिसाब से सैंस सेरिफ एक फैमिली है। ठीक है, फॉन्ट जेनरिक फैमिली है, उसके अंदर मेरे पास दो फॉन्ट है, एरियल और वर्डाना। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जब मैं फॉन्ट लिखूंगा तो जो मुझे यूज करना है वो मैं आगे लिखूंगा, और मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा कि इन द केस अगर मेरा एरियल फेल हो जाता है तो कौन सा फॉन्ट लगेगा। तो फिर मैंने वर्डाना यहाँ पे लिखा और मैंने उसकी फैमिली लिख दी कि भाई सैंस सेरिफ फैमिली होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तरीका होता है फॉन्ट को डिफाइन करने का सीएसएस के अंदर। आप देख लो कैसे हो गया, ये देखो फॉन्ट बदल गया ना, यहाँ पे देखो, मैं जूम करके देखो, फॉन्ट देखो बदल गया ना, इसमें अंतर है, तो फॉन्ट अप्लाई हो गई बेसिकली आपकी। तो फॉन्ट फैमिली इस तरीके से आप अप्लाई करते हो। नॉर्मली अगर आप नहीं करोगे, ये ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना भी लिखोगे तो भी वो फॉन्ट अप्लाई होगा। देखो अभी भी अप्लाई है, तो हम यही यूज़ करते हैं बेसिकली। ठीक है, इतना ज़्यादा हमें हमें थोड़े याद है यार, इतने नंबर ऑफ फॉन्ट्स थोड़े याद होते हैं, एक दो फॉन्ट याद होते हैं जो हमें काम का होता है, उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, तो बस ये वही है, आप वो चीज़ मेंशन कर दो, हो गया। ठीक है, अब आता है सीएसएस पोजीशनिंग। तो सीएसएस पोजीशनिंग होती क्या है कि आपकी जो सीएसएस पोजीशनिंग है, ठीक है, उसकी मदद से आप क्या करते हो, कंट्रोल करते हो कि कैसे कोई एलिमेंट प्लेस होगा डॉक्यूमेंट में, और इससे क्या होगा, इट डिफाइंस वेदर द एलिमेंट स्टे इन द नॉर्मल फ्लो, मूव्स फ्रीली और स्टे फिक्स्ड। क्या मतलब है इसका, जानेंगे जानेंगे। ठीक है, आओ देखते हैं। तो यहाँ से सब कुछ मिटाओ पहले। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ डिव तैयार करता हूँ, इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब देखो, एक मैंने पेरेंट डिव ले रखी है जिसके अंदर मैंने क्लास क्या है, कंटेनर रखी है, उसके अंदर मैंने चार चाइल्ड डिव रखी है, सॉरी जुबान लड़खड़ा गई। ठीक है, तो उसको मैंने क्लास दे रखी है सभी को कॉमन बॉक्स, एंड हर एक बॉक्स को एक और क्लास दे रखी है, बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री, बॉक्स फोर, जो कि इंडिविजुअल है। ठीक है, अब जरा देखना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक स्टाइल दूंगा। स्टाइल के अंदर मैं क्या कहता हूँ कि मेरी जो कंटेनर है उसकी जो हाइट है, ठीक है, हाइट क्या कर दो आप, 900 पिक्सल कर दो। ठीक है, और जो विड्थ है वो आप 300 पिक्सल कर दो। ठीक है, और इसको जो बॉर्डर दे दो, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब जरा ध्यान देना कैसी दिख रही है हमारी वेबसाइट। ठीक है, ये रही, कैसी दिख रही है, ऐसी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाइट को 700 कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कंटेनर हो गया। अब हर एक बॉक्स को मैं क्या कहता हूँ, हर एक बॉक्स को हाइट दे दो, हाइट दे दो कितनी, 100 पिक्सल की, एंड जो विड्थ है वो दे दो कितनी, 200 पिक्सल की। ठीक है, अब इंडिविजुअल हर एक बॉक्स को आप दे दो बैकग्राउंड कलर, कुछ भी रैंडम ले लेता हूँ मैं। ठीक है, और ऐसे ही मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सबको देना है मुझे। ठीक है, तो सेकंड बॉक्स के लिए मैं क्या करूँगा, कलर चूज कर लेता हूँ ब्लू, इसके लिए भी कलर चेंज ही कर लेता हूँ, कुछ ऐसा विजिबल सा लगा देता हूँ। ठीक है, ये मेरी बॉक्स 3 के लिए मैं क्या करूँगा, एक कलर चूज करूँगा। ठीक है, एंड बॉक्स 4 के लिए मैं कुछ कलर चूज करूँगा। ठीक है, कर लिया मैंने। अब जरा ध्यान से देखना कौन सा कलर हुआ है। ठीक है, अब जरा मेरी वेबसाइट कैसे दिख रही है, 4 बॉक्स हैं हमारे पास। ठीक है, दिख रहा है। अब 4 बॉक्सेस में मैं चाहता हूं कि मेरी जो ये वाली बॉक्स है ये अपनी जगह से हट करके थोड़ा आगे आ जाए। तो ये कैसे करोगे आप, बताओ, कोई तरीका मालूम है क्या, नहीं, लेकिन इसको कर सकते हो आप अगर आप पोजीशन का यूज करते हो। कैसे, मैं क्या कहता हूँ कि मैं मेरी सेकंड बॉक्स को जो पोजीशन है
ठीक है, पोजीशन है उसको मैं रिलेटिव कर लेता हूँ, और रिलेटिव करने के बाद मैं कहता हूँ कि जरा लेफ्ट से तुम क्या करो, 40% आगे आ जाओ। तो अब जरा देखना क्या हो रहा है, 40% आगे आ गया। ठीक है, मैं कहता हूँ थोड़ा 60% आगे आ जाओ। अब देखो 60% आगे आ गया ये। ठीक है, इस 60% किसके रिलेटिव में, इस पेरेंट कंटेनर के रिस्पेक्ट में, इसीलिए 60% करने के बाद ये सिर्फ इतनी डिस्टेंस आगे आया है। ठीक है, ओके, तो आगे आ गया। ठीक है, इसको और आगे लाना चाहते हो, 90% कर लो। ये देखो आगे आ गया, पार कर गया, कंटेनर को पार कर गया। ठीक है, 100% करते ही यहाँ इसको भी पार कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, इससे हमने क्या करा कि हमारी जो बॉक्स है उसकी पोजीशन को आगे पीछे करना हमें आ गया। इसको टॉप से भी, आप टॉप से भी कर सकते हो। लाइक मैं कहता हूँ कि भाई टॉप से क्या हो जा, तू 30% आगे आ जा, मतलब नीचे की ओर आ जा। तो अब जरा देखना किधर गया, 30% ज़्यादा हो गया क्या, किधर चला गया पाजी। ठीक है, मतलब वहां पे हमने सेमी कॉलन नहीं लगा रखा था, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो ये देखो टॉप से क्या हुआ, अभी ये अपनी जहां कहाँ से 90% लेफ्ट में आगे आ गया, एंड टॉप से थोड़ा सा नीचे आ गया, जितना हमने डिफाइन किया है। कितना, टॉप से हमने 10% कहा, टॉप से 10% नीचे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा एक कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट क्या समझाना चाहता हूं मैं, मान लो कि आपके पास एक बस है, मतलब पहले तो रोड है। ठीक है, ये आपके पास एक पूरी रोड है, इस रोड के ऊपर बहुत सारी बस खड़ी हुई है। ठीक है, बस खड़ी हुई है, बसेस ऐसे लगा दूं, वेट, अभी फ्लेक्स बॉक्स नहीं सीखा है ना हमने, तो हम इसलिए अभी इस तरीके से समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, मान लो ये एक बस है हमारे पास। ठीक है, ये एक बस है, ये एक बस है, और ये एक बस है। ठीक है, सबको एक लाइन में ले आओ। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ क्या, कि मान लो अगर कोई एक पार्टिकुलर बस आपकी, ठीक है, आगे बढ़ ऊपर उड़ जाती है, हवा में उड़ के थोड़ा सा आगे हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या होगा, बाकी की जो बसें हैं वो आगे आ जाएंगी, क्योंकि अब तो स्पेस खाली हो गई, तो जगह फिल कर लेंगी ना, वो जगह फिल कर लेंगी। और ये वाली बस तो हवा में उड़ती रहेगी, उड़ने दो इसे, जहां भी है उड़ने दो। लेकिन ये गैप फिल हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये गैप फिल नहीं हो रहा, यहाँ पर ये गैप हमेशा के लिए रह जा रहा है, ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि ये जो गैप है वो भी फिल हो जाए। इस चीज को करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि जो हमारा कंटेनर है, पेरेंट कंटेनर, अब हम उससे रिलेटिव करेंगे, उसकी पोजीशन को मैं रिलेटिव कर देता हूँ, और जो मेरी बॉक्स थी उसको अब मैं एब्सोल्यूट करूंगा। ठीक है, उसको मैं एब्सोल्यूट करूंगा, याद रखना इस टर्म्स को। अब जरा देखो, वो गैप फिल हो गई, समझ में आई बात। ठीक है, तो ये कैसे किया हमने, हमने अब क्या किया, इस बार जो पेरेंट कंटेनर था उसको रिलेटिव किया, और अब इसके रिलेशन में, पेरेंट कंटेनर के रिलेशन में जो उसके चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, चाइल्ड बॉक्सेस है, उसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट किया मैंने, जिसकी वजह से अब जो है वो गैप जो है उनके बीच का वो फिल हो जा रहा है, यानी वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जा रहा है। और इसकी जो जेड इंडेक्स यानी हवा में जो उड़ गया है, ये अपनी पोजीशन आप इसकी सेट कर लो। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले पे, क्या होता है फिक्स्ड। अगला क्या हमारे पास, फिक्स। जरा समझना, मैं अगर इसकी पोजीशन को फिक्स्ड कर देता हूं तो क्या होगा, मान लो मैं मेरा जो पेरेंट कंटेनर है उसकी जो हाइट है वो मान लो कि 1700 पिक्सल हो गई है। ठीक है, अब जरा देखना, मैंने इसकी पोजीशन को फिक्स कर दिया है, जस्ट अ सेकेंड, इसकी पोजीशन को मैंने फिक्स कर दिया है। ठीक है, और मैंने क्या कहा कि इसकी जो टॉप से ये कितना है 10%, और लेफ्ट से कितना है 90%, तो इसको हटा करके मैं कर देता हूँ 40%। ठीक है, अब जरा सा देखना, ये यहाँ पर है, और जो मेरी डिव है मैं इसको कलर भी दे देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर जो है वो कैसा दे दो, ऐसा दे दो, बिस्क दे दो, दिख रहा है। अब जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा, ये देखो, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो बॉक्सेस है सब ऊपर जा रहे हैं जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ, लेकिन एक बॉक्स ऐसा है जो नहीं जा रहा, कौन सा, ये हमारा बॉक्स जिसको हमने, जिसकी पोजीशन को हमने क्या कर रखा है,
जिसकी पोजीशन को हमने फिक्स कर दिया, यानी बॉक्स नंबर 2 को हमने फिक्स कर दिया है। वो बॉक्स क्या हो रहा है, आपकी जो डिव है, जो पेरेंट कंटेनर है, वो जैसे जैसे नीचे जा रही है, तो बाकी उसके जो चाइल्ड एलिमेंट है वो उसके साथ साथ जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसकी पोजीशन फिक्स हो रखी है। ये हवा में आ गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे जाओ ऊपर जाओ वो वहीं रहेगा डेस्कटॉप पे जहां पर वो है, तो उसकी पोजीशन फिक्स, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पोजीशन स्टिकी के बारे में। पोजीशन स्टिकी क्या होती है, मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा बॉक्स थी है उसकी पोजीशन को मैं स्टिकी कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं कहता हूँ कि सुनो भाई, लेफ्ट से हो जाओ तुम कितना 30% आगे, और टॉप से हो जाओ कितना तुम 10% आगे। ठीक है, अब जरा सा देखना, ये यहाँ आ गया, ओवरलैप कर रहा है। मैं काम करता हूँ, लेफ्ट से क्या करो तुम 70% आगे आ जाओ। ठीक है, 70, अब देखो ये ज़्यादा आगे आ गया। अब मैंने इसकी पोजीशन को, जो मेरी पेरेंट कंटेनर थी उसको मैंने रिलेटिव से हटा दिया, इसलिए यहाँ पे गैप मेंटेन है, तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब जैसे ये जो आपकी जो ये वाला बॉक्स है, बॉक्स नंबर 3, क्योंकि ये स्टिकी है, ठीक है, तो अब मैं जैसे जैसे इसको नीचे ले जा रहा हूँ, जरा देखो ये भी अपनी पोजीशन से नहीं हिल रहा। ठीक है, वही है, ये भी स्टिक हो गया। ठीक है, तो लेकिन अब आप कहोगे कि भैया एक बात बताओ, इसकी पोजीशन को फिक्स किया, इसकी स्टिकी किया, दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, ये दो, ये भी अपनी जगह पे है, ये भी अपनी जगह पे है, जो बाकी ये जो इन दोनों को आपने पोजीशन नहीं दिया, ये तो साथ साथ निकल जा रहे हैं, लेकिन दोनों सेम ही है यहाँ पर, ये दोनों, तो अंतर क्या हुआ स्टिकी और फिक्स में, तो आओ समझते हैं। ठीक है, एक काम करो, यहाँ पर एक डिव और बनाओ, डिव डॉट कंटेनर 2। ठीक है, मैंने बनाई, मैंने कहा कंटेनर 2 को एक काम करो, क्या, कंटेनर 2 को एक काम करो, कंटेनर 2 को आप दे दो क्या, हाइट आपने 1700 दे रखी है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता है। ठीक है, अब जरा सा देखना अपनी वेबसाइट पे, आपको दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, तो दोनों फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। ये हुआ क्यों नहीं, दूसरी कंटेनर, ओके मैंने स्पेलिंग गलत दे दी थी, कंटेनर, ठीक है, दोनों क्लास की स्पेलिंग मैंने जो स्टाइल में दे रखी है उसमें वो अंतर हो गई है। ठीक है, जैसे कि आपका जो पेरेंट है ये हो गया, ठीक है, इसके अंदर ये दोनों एलिमेंट है, जैसे से नीचे जा रहा हूँ, जैसे से नीचे जा रहा हूँ, देखो ये दोनों नहीं हिल रहे, दोनों की स्पेस जो पोजीशन है वो फिक्स है। ठीक है, अब जैसे ही नीचे वाला जो दूसरा कंटेनर आ रहा है, अब जरा ध्यान से देखना, ये स्टिकी है, ये फिक्स है, जैसे जैसे नीचे जा रहा हूँ वैसे ही ये देखो, आपका जो स्टिकी वाला था अपने ही पेरेंट कंटेनर के अंदर रहता है वो। ठीक है, अब जैसे ही वो पेरेंट कंटेनर हटेगा और दूसरा कंटेनर आएगा, वैसे ही वो भी चला जाएगा, लेकिन जो फिक्स्ड है वो भाई साहब नहीं हिलेगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। समझ में आई बात, आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होगी ना, जहां यहाँ पे जिनके कॉर्नर पे लिखा रहता है कॉन्टैक्ट अस, या फिर कोई चैट बॉट लिखा रहता है, बना रहता है। ठीक है, वो कैसे बना रहता है, आप किसी भी कंटेनर पे जा रहे हो, किसी भी एलिमेंट पे जा रहे हो, डिव पे जा रहे हो, वो नहीं हटता। वो क्यों नहीं हटता, क्योंकि उसकी पोजीशन फिक्स रहती है, वो काम ये प्ले कर रहा है। बात को समझे, स्टिकी क्या अंतर है, स्टिकी और इसके आपके पोजीशन फिक्स में, स्टिकी आपके पेरेंट कंटेनर के साथ ही रहता है। ठीक है, वो अंदर ही रहेगा उसके, आप जैसे ही वो चला जाएगा पेरेंट कंटेनर, वो भी चला जाएगा, लेकिन पोजीशन जब आप फिक्स करते हो तो वो नहीं हिलेगा, वो कहेगा भाई मैं तो वहीं बना रहूंगा जहां पर मुझे फिक्स किया है, टॉप से और लेफ्ट से, दैट्स इट। बात समझ में आ गई, आई गेस समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, बट एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स, स्टिकी, और जब आप कुछ नहीं लगाते तो स्टैटिक रहता है, वो डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, ओके ग्रेट, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, CSS फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे CSS में, क्या, CSS फ्लेक्स बॉक्स, इसका फुल फॉर्म मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल बॉक्स। ठीक है, इज अ CSS लेआउट सिस्टम दैट मेक इट इजी टू अरेंज, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट एलिमेंट इनसाइड अ कंटेनर इवन इफ देयर साइज आर अननोन और डायनेमिक। ठीक है, ज़्यादा समझ नहीं आएगा आई नो, बट मैं अभी समझाऊंगा क्यों यूज़ किया जाता है। ऑटोमेटिकली एडजस्ट करने के लिए स्पेसिंग को, सेंटर करने के लिए, रोज एंड कॉलम दोनों जगह ये काम करता है, और डिस्ट्रीब्यूट कर देता है स्पेस को इवनली। ठीक है, और समझते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये सब मिटा देता हूँ। ठीक है, मैं फिर से मिटा देता हूँ और मैं फ्रेश फ्रेश स्टार्ट करूँगा। ओके, ये हमारा बॉयलर कोड आ गया। मैं क्या कहता हूँ कि एक काम करो, मेरे पास एक कंटेनर बनाओ। ठीक है,
फिर मैंने गलत लिख दी इसकी स्पेलिंग। ओके, अब मैं क्या कहता हूँ कि एक काम करो, इसके अंदर ना आइटम्स ले लो। आइटम क्या ले लो? आइटम पहले तो क्लास दो आइटम की। आइटम क्लास हो गई, और ये 5 ले लो। ठीक है, 5 ले ली मैंने। अब मैं थोड़ी सी स्टाइल लगाऊंगा। ठीक है, स्टाइल लगाऊंगा। मैंने कहा कि जो कंटेनर है ना मेरा, जो कंटेनर है ना मेरा, उसको क्या कर दो, उसको क्या करना है हमें, उसकी जो हाइट है, उसकी जो हाइट है मेरी, उसको कर दो आप 600 पिक्सल। और जो मेरी विड्थ है उसकी, उसको कर दो क्या, 100%। ठीक है, 100% कर दो। और जो मेरा आइटम है, आइटम है, ठीक है, आइटम है, उस आइटम पे क्या करना है आपको, पहले तो उसको क्लास दो। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूँ कि इसको क्या करना है मुझे, इसको करना है मुझे कि इसकी हाइट जो हो, इसकी हाइट क्या हो जाए, 100 पिक्सल। और इसकी जो विड्थ है वो क्या हो जाए, 100 पिक्सल। ये मुझे बताना है। और मैं कहता हूँ इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या दे दो, कुछ डिफरेंट दें क्या इस बार, एक्वा मराइन दे देता हूँ। ठीक है, अब जरा सा देखते हैं, इसको मैं बॉर्डर भी दे देता हूँ। बॉर्डर दे दो कितना, 2 पिक्सल का। ठीक है, सॉलिड एंड ब्लैक। ठीक है, अब जरा सा हम देखते हैं हमारी वेबसाइट दिख कैसी रही है। तो कैसी दिख रही है, ऐसी। ठीक है, आई गेस थोड़ी सी मुझे विड्थ कम कर देनी चाहिए। 100% नहीं दूंगा मैं यहाँ पे, 90% दे देता हूँ। ठीक है, 90% इज ऑल्सो नॉट वर्किंग। ओके, 900 हो गया। ठीक है, गलती हो गई मेरे से। ठीक है, ओके, नाउ इट्स लुकिंग गुड। अब क्या करता हूँ मैं कहता हूँ कि यार जो आइटम है ना, उसको थोड़ी सी जो मार्जिन है, मार्जिन जो है वो दे दो 2 पिक्सल की। तो अब आपको दिख रहा है 5 आइटम मेरे पास, पांचों अलग अलग हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे है। अब मैं क्या कहता हूँ कि मेरे को ये जो आइटम है ना, वो क्योंकि ऐसे है, वो मुझे ऐसे चाहिए, इस डायरेक्शन में। ये वर्टिकल है बट मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए। अब ये काम सीएसएस में बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये करें कैसे? तो यहाँ एंट्री मारता है आपका फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं करना। हम सिंपली जब कंटेनर में जाते हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, डिस्प्ले फ्लेक्स। ये लिखते मात्र में क्या होगा, आपका जो एलिमेंट है वो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ये इसका क्या होता है, डिफॉल्ट होता है। ठीक है, डिफॉल्ट में क्या कर देता है, डायरेक्शन को आपका हॉरिजॉन्टल कर देता है। ठीक है, नोट्स के साथ चलता है। देखो, फ्लेक्स की डायरेक्शन, अब यहाँ पर आपके पास फ्लेक्स की डायरेक्शन भी गिवन है। ठीक है, तो वो क्या है, चलो उस पर बाद में बात करते हैं। पहले कुछ चीजें और जानते हैं कि मैं चाहता हूं क्या, कि ये जो इतने बॉक्सेस है ना, ये सेंटर में आ जाए, यानी ये इधर बीच में आ जाए, और यहाँ इस लाइन में, यानी कि हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में हो जाए और वर्टिकली भी सेंटर हो जाए, यानी बीच में कहीं आए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो, हम क्या कर सकते हैं कि जस्टिफाई आइटम को मैं क्या कहता हूं, सेंटर करते ही क्या होगा, सॉरी, जस्टिफाई आइटम नहीं, जस्टिफाई आइटम नहीं, जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, इसको करते क्या होगा, मेरा जो सारे जो बॉक्सेस हैं वो सारे कहाँ गए, सेंटर में आ गए। ठीक है, अब मैं कहता हूं क्या, मैं कहता हूं कि अलाइन आइटम, क्या हो रहा है, सेंटर। ये देखो, समझ में आई बात, सेंटर में आ गया। ये करते हैं हम किसकी मदद से, अलाइन आइटम की मदद से और जस्टिफाई कंटेंट की मदद से। अब ये चीज कैसे हो रही है, थोड़ा सा मैं बात बताता हूँ आपको, ध्यान देना। ठीक है, ध्यान देना आप। ये देखो, मान लो मेरे पास जो कंटेनर है, ठीक है, उस पे जो फ्लेक्स है, उसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, मान लो इस तरह से 2 बॉक्सेस हैं। ठीक है, इसके अंदर मेरे आइटम रखे हुए हैं। ठीक है, अब अगर मेरी फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है, वो उसमें जो कंटेनर है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो जो मेरी मेन एक्सिस होगी, मेन एक्सिस वो फ्लेक्स के डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये हमारे पास होगी मेन एक्सिस, मेन एक्सिस। और ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा आपके पास क्रॉस एक्सिस, सॉरी,
ये क्या होगा, क्रॉस एक्सिस। अब अगर मान लो मैं क्या कहता हूं कि मेरे पास जो डायरेक्शन है बॉक्सेस की वो ऐसे नहीं है बल्कि ऐसे है, ठीक है, फ्लेक्स में, ये कैसे होगा, मतलब इस तरीके से कैसे आएगा, तो तुम कहोगे भैया ये तो ऑटोमेटिकली हो ही रहा था। मैं कहा हाँ हो रहा था, बट ये करने का भी तरीका होता है कि जो फ्लेक्स डायरेक्शन है, आप सीएसएस में फ्लेक्स डायरेक्शन भी बता सकते हो। फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन मैं क्या कहता हूँ, कॉलम कर दो। जब मैं फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर दूंगा तो जरा वेबसाइट पे देखना, ये सारे आइटम किस में आ गए, हमारे पास वर्टिकल में आ गए, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है, तो कॉलम कैसे होती है, ऊपर से नीचे, तो कॉलम के डायरेक्शन में आ गए, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होता है, इस केस में आपके पास जो आपकी क्रॉस एक्सिस होती है और जो मेन एक्सिस होती है, मेन एक्सिस किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका फ्लेक्स है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपका फ्लेक्स है, फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है वही आपकी क्या होगी, मेन एक्सिस होगी, वही आपकी मेन एक्सिस होगी। और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, उसके वेट, उसके अपोजिट इधर ही आ रहा है, कोई नहीं, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, हमारे पास क्रॉस एक्सिस होगी, ठीक है, क्रॉस क्रॉस एक्सिस होगी। समझ में आ गई बात, बात समझ में आ गई, ओके नाइस। मुझे लगता है अब चीजें क्लियर हो गई होंगी कि एक्सिस का डायरेक्शन समझ में आ गया होगा, राइट, ओके। तो अब हम थोड़ा सा एक बार क्या करते हैं, नोट्स पे जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे दिए हुए हैं अलाइन आइटम्स के, ठीक है, मैंने आपको सेंटर बताया, मेनली आपके पास जो यूज होगा वो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ही होगा और अलाइन आइटम सेंटर ही होगा, दोनों चीज। जब आप यूज करते हो अपना, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन, तो उस केस में क्या होता है, जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, हॉरिजॉन्टल में आपको जो है वो सेंटर करता है, ठीक है, अगर वो मेन एक्सिस पे है। यूज जस्टिफाई कंटेंट फॉर मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल एंड अलाइन आइटम फॉर क्रॉस एक्सिस। क्या मतलब है मेरा, जरा समझना मेरी बात को, ठीक है। मैंने क्या करा है, फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर रखा है, तो इससे क्या हो रहा है, मेरी जो वेबसाइट है उस पर क्या हो रहा है कि ये जो बॉक्सेस हैं वो कॉलम वे में सेंटर हो रहे हैं। अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे अब मैं जस्टिफाई कंटेंट को हटा देता हूं, तो क्या हो रहा है, ये सेंटर हो रहे हैं लेकिन किसमें, इस एक्स, कहाँ पे, इस डायरेक्शन में, ये देखो हॉरिजॉन्टली जो हमारा है उसमें सेंटर आ रहा है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली सेंटर नहीं है ये, वर्टिकली देखो ऊपर, कहाँ ऊपर गैप नहीं है, नीचे गैप है, ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टली ये सेंटर्ड है, इधर इक्वल है इधर इक्वल है, ठीक है। लेकिन अभी यही चीज मैं फ्लेक्स डायरेक्शन हटा दूं और इसका डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या होता है, रो होता है, तो उस केस में जरा देखना, अब क्या हो रहा है, ये कहाँ हो जा रहा है, ये अब हमारे पास वर्टिकली हो रहे हैं, ठीक है, वर्टिकली हमारे पास जो डिस्टेंस है, वर्टिकली ये जो हमारा है वो सेंटर हो जा रहा है। तो ये बात आती है कि कैसे हो रहा है, तो जब जस्ट हॉरिजॉन्टली जब ये होता है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए हम क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट यूज करते हैं, और हमारे पास जो वर्टिकल होता है उसके लिए हम अलाइन आइटम यूज करते हैं, ठीक है। एक बार आप यूज करोगे ना, एक बार जब आप चलाओगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। जस्टिफाई कंटेंट मैंने सेंटर दे रखा है, मैं इसको अगर हटा दूं, ठीक है, मैं इसको दोबारा बना देता हूं, अब देखो वापस से सब कुछ सेंटर हो गया, ठीक है। अब जरा सा मैं यही सेम चीज आपको अलाइन आइटम के साथ दिखा देता हूँ, हटाया इसको मैंने, अभी क्या हो रहा है मेरे वेबसाइट पर, देखो ये क्या हो जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टली एक सेंटर में आ रहा है, क्यों, क्योंकि मेरी फ्लेक्स की डायरेक्शन रो है, डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या होती है, रो होती है, ठीक है, ये बात है। अब जरा सा बात समझ, ठीक है, यहां पर मैं क्या करता हूं, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो रहा है, 5 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5। अब अगर मैं इसकी फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है, मैंने डायरेक्शन दे रखी है, हाँ, देखो रो रिवर्स कर देता हूं, तो क्या होगा, फ्लेक्स की डायरेक्शन डिफॉल्ट तो वो रो ही होती है, ठीक है, लेकिन अगर मैं फ्लेक्स की डायरेक्शन को रो रिवर्स कर देता हूं, तो उस केस में क्या होगा, देखो रो का जो पहला आइटम अभी तक था, ठीक है, वो आखिरी हो गया, और आखिरी वाला पहला, अब 5 4 3 2 1 हो गया, और पहले क्या था, 1 2 3 4 5। बात समझ में आई, सेम चीज यहां पर है, अगर मैं इस चीज को फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देता हूं, और इसको मैं अभी के लिए हटाओ इसको, अभी देखो अभी क्या है, 1 2 3 4 5, इसको मैंने करा कॉलम रिवर्स,
अब क्या हो गया, वेट, कॉलम किया मैंने, ओके मैंने 2 लगा रखे ना, मेरे पास क्या हो गया 5 4 3 2 1, ठीक है, उल्टा हो गया ये। तो फ्लेक्स डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। इसको एक बार ट्राई करना, फ्लेक्स डायरेक्शन को मैंने आपको सेंटर करना बताया, सेम चीज यहाँ पे फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट भी है। मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ कि फ्लेक्स स्टार्ट से होता क्या है। फ्लेक्स स्टार्ट से देखना कहाँ आ गया, क्योंकि हमने रिवर्स कर रखा है, ठीक है, कॉलम को, डायरेक्शन को, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो कॉलम में क्या होता है, जस्टिफाई कंटेंट किस में काम करता है, हाँ, वो हमारा हॉरिजॉन्टली काम करता है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, आपके पास जो आइटम है वो, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जब हमारे पास कॉलम होता है डायरेक्शन, तो जस्टिफाई कंटेंट किस में काम करता है, वर्टिकली करता है। तो वर्टिकली जब कर रहा है तो उस केस में हमने क्या कहा कि जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट कर दो, तो स्टार्ट ऊपर से ऊपर की ओर इसने ले आया, ठीक है, बात समझ गए। तो इस चीज को आपको ट्राई करके देखना है कि कैसे काम करता है। वैसे स्पेस बिटवीन हो जाता है, स्पेस बिटवीन कैसे काम करता है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं दोनों चीज हटा देता हूँ, डिफॉल्ट हमारे पास रो रहेगी, ठीक है, डिफॉल्ट तो रो है ही हमारे पास। अभी अभी कैसे दिख रहा है हमारा, यहाँ पे दिख रहा है, अलाइन आइटम भी आप करो, फ्लेक्स स्टार्ट कर रखा है इसको, इसको मैं क्या करता हूँ, सेंटर करता हूँ, ठीक है, सेंटर कर दिया। अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो सभी है ना, सभी आइटम, इनके बीच में इक्वल स्पेस आ जाए, इक्वल स्पेस, वो क्या भला है, देखो जरा, इक्वल स्पेस के लिए हम क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देते हैं, ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, जरा देखना, सभी के बीच में इक्वल डिस्टेंस आ गई, ये समझ गए बात को। और इसी चीज को मैं स्पेस अराउंड कर दूं, अभी क्या होगा, अभी देखो इधर से भी इसने डिस्टेंस ले ली, और अब सभी के बीच में और बाहर भी इक्वल डिस्टेंस है, समझ में आ गई बात। ये होता है हमारे पास क्या, स्पेस बिटवीन एंड स्पेस अराउंड। सेंटर मैंने बता दिया, फ्लेक्स स्टार्ट मैंने आपको बता दिया, फ्लेक्स एंड भी वैसे ही है, वो एंड में आ जाता है, ये स्टार्ट में आ जाता है, दैट्स इट। फ्लेक्स रैप क्या है, अब जरा ये भी समझ लो, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट को मैं सेंटर करता हूँ, ठीक है। अभी मैं कह रहा हूँ क्या, कि अभी एक नहीं ऐसे बहुत सारे आइटम हो जाए, मान लो, ठीक है। अब जरा वेबसाइट पे जाओ, ये देखो कितने सारे आइटम हो गए, सब एक ही में घुसरे पड़े। ये हाइट नहीं थी हमारी, बात समझ रहे हो, ये विड्थ नहीं थी, विड्थ तो हमारे पास ज्यादा थी, लेकिन क्योंकि अब उसी में कंपैक्ट हो गए तो इनकी विड्थ कंप्रोमाइज हो रही है। तो मैं क्या कहता हूँ कि मैं पैरेंट कंटेनर को कहता हूँ क्या, कि यहाँ पर फ्लेक्स रैप को आप रैप कर दो, ठीक है, फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स रैप को रैप कर दो आप। अब उस केस में क्या होगा, देखो ये रैप हो गई, ठीक है, रैप हो गई, और अब ये अपनी जो बॉक्सेस हैं वो रैप हो करके उस पूरे कंटेनर के अंदर फैल गई, ठीक है। और क्योंकि मैंने अलाइन आइटम सेंटर कर रखा है, जस्टिफाई आइटम सेंटर कर रखा है, तो ये बीच में आ गई है, ऊपर ऊपर से स्पेस इक्वल ले रही है, तो ये पूरा आपका क्या हो रहा है, सेंटर हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर सब कुछ रैप हो गया। अब जितने भी आइटम आप अब इसके बीच में बढ़ाना चाहो, चाहे जितना आप बढ़ाना चाहो, ठीक है, बढ़ाते जाओ, ये देखो सब कुछ क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक रैप हो जा रहा है, समझ में आ गई बात। जितने आइटम बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो क्रॉस करके निकल जा रहा है बाहर, या आपस में छोटा हो जा रही है, उसकी विड्थ कॉम्प्रोमाइज हो जा रही है, ऐसा नहीं है, रैप हो जा रहा है, ठीक है। ये काम करता है आपका फ्लेक्स रैप। तो आई गेस रैपिंग आइटम आपको समझ में आ गया कैसे काम करता है। रैप रिवर्स क्या है, वही सेम चीज है, जैसे मेरे पास अभी ऊपर मैंने देखा था फ्लेक्स डायरेक्शन को मैं रिवर्स कर रहा था कॉलम रिवर्स में, तो आइटम जो थे वो उल्टे हो जा रहे थे, ठीक है। वैसे यहाँ पर रैप रिवर्स में भी वही वही चीज होती है, बस आइटम सारे उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। नाउ रैप में क्या होता है, ऑल आइटम स्टे इन वन रो, सारे जो है एक ही रो के अंदर रहते हैं, ये डिफॉल्ट है, यानी कि जो पहले दिख रहा था ना कि सारे आइटम एक ही रो में थे और चिपक गए थे एक दूसरे से, वो काम क्या होता है, वो डिफॉल्ट नो रैप पे आता है, ठीक है, ओके। अलाइन आइटम मैंने बता दिया आपको, डायरेक्शन मैंने बता दिया आपको, एंड मैंने रैपिंग आइटम बता दिया आपको, यही रिक्वायर्ड है इतना। इसकी प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ठीक है, आपको समझ में क्लियर आ जाएगा। नहीं करोगे तो शायद ना आए, अगर पहली बार कर रहे हो तो, ठीक है, तो जरूरी है करना, ओके। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सीएसएस ग्रिड के बारे में, ठीक है। तो सीएसएस ग्रिड क्या होता है, सीएसएस ग्रिड एक पावरफुल लेआउट सिस्टम है जो हेल्प करता है टू डिजाइन कॉम्प्लेक्स एंड रिस्पॉन्सिव लेआउट। अनलाइक फ्लेक्सबॉक्स विच इज ग्रेट फॉर वन डायमेंशनल लेआउट, ग्रिड अलाउ यू टू वर्क विद बोथ रोज एंड कॉलम एट द सेम टाइम। यानी ग्रिड क्या करता है, आपको अलाउ करता है कि आप काम कर सको रो और कॉलम के साथ एक ही समय में। लेकिन फ्लेक्सबॉक्स क्या करता था कि वन डायमेंशनल लेआउट आपको देता था, या तो रो या तो कॉलम,
एक बार में। ठीक है, क्योंकि फ्लेक्स डायरेक्शन या तो हम रो करते हैं या तो कॉलम करते हैं, लेकिन ग्रिड में हम दोनों चीज कर सकते हैं एक ही टाइम पे। इसलिए इसे सीखना ना, इसके साथ काम करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट मैं उतना ही आपको बताऊंगा जितनी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो जरा जरा सा जल्दी जल्दी हम जा करके देख लेते हैं कोड करके क्या भला है ये। ठीक है, तो इतना सब हमें ज़रूरत नहीं है, 5 बॉक्सेस लेंगे हम। एंड यहाँ से जितनी भी हमारी फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हटा दो। अब ज़रा देखते हैं हमारी वेबसाइट दिख कैसी रही है। ऐसी दिख रही है नॉर्मल। ठीक है, अब ज़रा सा देखना, मैंने कहा कि डिस्प्ले ग्रिड लगा दो। जब फ्लेक्स बॉक्स करते थे तो हम क्या करते थे, डिस्प्ले फ्लेक्स। जब ग्रिड लगाना है तो डिस्प्ले ग्रिड। ठीक है, ग्रिड ग्रिड लगा दिया। अब ज़रा देखो क्या हुआ, गैप्स आ गए। ठीक है, अब ज़रा इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं। इंस्पेक्ट पे डाला, और अब देखो जरा सा, मैं जब यहाँ पे ग्रिड दिख रहा है, ग्रिड, इसके ऊपर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे बहुत साफ साफ ऑब्जर्व हो रहा है कि इसमें ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, रोज तैयार हो गए। ठीक है, कॉलम्स नहीं है, रोज, लेकिन सारे तैयार हो गए। तो रोज हमें विजिबल है। ठीक है, अब क्या मैं करता हूँ, मैं क्या कहता हूँ कि ग्रिड के अंदर, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स के अंदर एक काम करो, 100 पिक्सल की एक रो बना दो, 200 पिक्सल की एक रो बना दो, सॉरी, 200 पिक्सल की एक कॉलम बना दो, 200 पिक्सल की एक कॉलम बना दो, और 300 पिक्सल की एक कॉलम बना दो। ठीक है, अब जरा देखो, सारे आइटम उसी डिस्टेंस में आ गए। अभी मैं पहले आपको दो करके दिखाता हूँ। ठीक है, दो बनाते हैं, 100 पिक्सल की एक बना दो और 200 पिक्सल की एक बना दो। अब जरा देखो, हुआ ना। इसको मैं कहता हूँ 220 कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे जरा आप ग्रिड पे जाओगे तो देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर मेरे पास दो कॉलम बनी, एक कॉलम की जो सबके अंदर रोज तो पहले बने हुए थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए रो और कॉलम के अंदर, सारे बॉक्सेस, यानी सारे चाइल्ड एलिमेंट सारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर वो जो पहले 5 बने थे, नंबर ऑफ रोज जो पहले 5 बने थे, अब वो 3 हो गए, क्योंकि 5 यहाँ पे जो 5 थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए इक्वली बिटवीन द रोज एंड कॉलम। तो आपका जो रो की जो हाइट है, आप देखो वो बढ़ चुकी है। और कॉलम का आपने डिफाइन किया, एक 100 पिक्सल का कॉलम है, एक 200 पिक्सल का कॉलम है, और उसके अंदर हमारा आइटम है। ठीक है, अब इसी चीज को मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ इसी चीज को कि यार इसे क्या कर दो, 300 पिक्सल का मैं तीसरा कॉलम बना देता हूँ। तो अब क्या हो रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं बिटवीन द 3 कॉलम्स। और अब हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो हैं वो सिर्फ 2 हैं। क्यों? क्योंकि कैलकुलेट कर लो ना, आपके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है यहाँ यहाँ। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। ठीक है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अब यहाँ पर हमारे पास कितने की जरूरत है, 2 रो की जरूरत है, और 3 कॉलम हमने डिफाइन कर रखे हैं, तीनों की जो विड्थ है उस हिसाब से। ठीक है, थोड़ा सा और समझना चाहते हो, चलो और समझा देता हूँ। ठीक है, और समझा देता हूँ। देखो, ये हमारे पास बॉक्स है। ठीक है, अब मैं जब टेम्पलेट कर रहा हूँ, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में मैं जब 3 यहाँ पर कॉलम की विड्थ डिफाइन कर रहा हूँ, तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि यहाँ से एक कॉलम ये तैयार हो रहा है, एक कॉलम ये तैयार हो रहा है, सॉरी, रुक जा, क्या हो रहा है भाई, रुक जा, ओफो, ओके, एक मेरे पास यहाँ पे तैयार हो रहा है। ठीक है, और एक मेरे यहाँ पे तैयार हो रहा है। तो ये कितने का था, ये 100 का था, ये 220 का था, ये 300 का था। ठीक है, तो मेरे पास 3 अलग अलग विड्थ के कॉलम तैयार हो रहे हैं जिन्हें मैंने खुद डिफाइन किया है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो बॉक्सेस थे, यानी उसके अकॉर्डिंग जो रोज हैं वो डिफाइन हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे उस हिसाब से। ठीक है, मैं अभी नंबर ऑफ आइटम्स अगर बढ़ा दूं इसके अंदर, ठीक है, इसी को मैं और बढ़ा देता हूँ, तो ज़रा देखो क्या हो रहा है हमारी वेबसाइट के ऊपर। अभी जो हमारे नंबर ऑफ रोज के हैं, देखो अचानक से बढ़ गए, कितने हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, तो रोज ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं, बट कॉलम अपने हिसाब से आप डिफाइन करते हो। ठीक है, तो दिस इज व्हाट योर ग्रिड इज। ठीक है, दिस इज व्हाट डिस्प्ले ग्रिड इज। नाउ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम 100 पिक्सल के हिसाब से आपने डिफाइन कर दिया। आप कॉलम भी डिफाइन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, कैसे, ग्रिड टेम्पलेट रोज की मदद से। ठीक है, ओके, ये कुछ प्रॉपर्टीज है, आपको खुद एक्सप्लोर करना है इन्हें, जाकर के आप करना, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा CSS मीडिया क्वेरीज। ये क्या होता है,
मीडिया क्वेरीज अलाउ यू टू अप्लाई डिफरेंट CSS स्टाइल बेस्ड ऑन द स्क्रीन साइज, डिवाइस टाइप एंड अदर कंडीशन लाइक रेजोल्यूशन एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, क्या है मैं समझाता हूँ आपको, जरा देखना। ठीक है, ये हमारा पेज है। एक काम करते हैं, सब कुछ मिटाओ, सब कुछ मिटाओ, एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बॉडी के अंदर एक पैरा टैग ले लेंगे एंड उसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ लिख लेते हैं 40 वर्ड्स एंड यहाँ पे हम स्टाइल ले लेते हैं। स्टाइल लिया, ठीक है। अब स्टाइल के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि जो पैराग्राफ है ना, उसके जो बैकग्राउंड कलर है उसको आप रेड कर लो। ठीक है, रेड कर लो। अब जरा देखना क्या हो रहा है, दिख रहा है बैकग्राउंड कलर इसका क्या है, रेड है, और पैराग्राफ है हमारे पास। ओके फाइन। अब जरा सा ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब ये जो वेबसाइट है हमारी, अगर ये फोन में ओपन हो, ये जो वेबसाइट है हमारी, जब इसे डिप्लॉय कर दिया जाए या फिर इसकी जो साइज है वो घटा दिया जाए, तो जो फोन में आपके पास जो वेबसाइट खुले या फिर जो साइज कम होने के बाद आपकी जो वेबसाइट खुले, उसमें CSS अलग हो जाए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, ध्यान देना। मान लो ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। अब मैं अगर इसकी जो स्क्रीन साइज है वो घटा दूँ, देखो कैसे अरेंज हो गया, चीज़ें अलग तरीके से हो गई। मेन वेबसाइट में ऐसे थी, ठीक है, अभी ये कैसे हो गई, ऐसे हो गई। डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस है ना। तो वो चीज़ कैसे हो रही है, अलग CSS लिखनी पड़ती है उसके लिए। तो वो क्या है, फंडा क्या है, फंडा समझता है। ठीक है, देखो अब मेरी जो स्क्रीन साइज जो नॉर्मल है, उस केस में क्या हो रहा है, बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड है। लेकिन मैं कह रहा हूं जब मेरी साइज जो है स्क्रीन की वो कम हो जाए, तो CSS जो अलग हो उसमें बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, मुझे @media लिखना है, मीडिया ओनली स्क्रीन एंड आप कर दो क्या, मैक्स विड्थ 768 पिक्सल ले लेते हैं। ठीक है, 768 पिक्सल ले लेते हैं। ठीक है, और अब इसके अंदर मैं उस क्लास को लिखूंगा। क्लास क्या रखते हैं, क्लास नहीं है, पैराग्राफ ही है। पैराग्राफ के अंदर मैं कह रहा हूँ क्या कि बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या कर दो, ब्लू कर दो आप। ठीक है, ब्लू कर दो। अब मेरी वेबसाइट ये है। ठीक है, अब जैसे मैं इसको छोटा करूंगा, देखो ब्लू कलर हो गया, अलग CSS अप्लाई हो गई। इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा, लाइक जैसे मान लो फॉन्ट साइज लिख देता हूँ मैं। ठीक है, फॉन्ट साइज लिख देता हूँ मैं, लिख लार्जर हो गई फॉन्ट साइज। ठीक है, तो अब देखो फॉन्ट साइज लार्जर हो गई। नॉर्मल जब वेबसाइट खोलोगे तो फॉन्ट साइज छोटी है, ये अंतर आता है। इस तरीके से हम मीडिया क्वेरी का यूज करते हैं ताकि स्क्रीन साइज के हिसाब से या फिर डिवाइस टाइप के हिसाब से CSS, अलग अलग CSS स्टाइल्स को हम अप्लाई कर सकें। ठीक है, जैसे डिवाइस टाइप की बात करो तो मोबाइल में जो विड्थ रेंज जो होती है वो 480 पिक्सल तक आती है, टैबलेट में 768 हो जाती है, स्मॉल लैपटॉप जो होते हैं उसमें 1024 पिक्सल, और जो नॉर्मल डेस्कटॉप जो यूज करते हैं उसमें 1025 पिक्सल से ज्यादा होती है। ठीक है, रेंज मतलब जो विड्थ है वो। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मीडिया क्वेरी होता है समाप्त। आई गेस समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक आता है CSS ट्रांजिशन का, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है, ओके। तो अब हम समझ लेते हैं दैट व्हाट इज CSS ट्रांजिशन। CSS ट्रांजिशन क्या होता है, तो CSS ट्रांजिशन अलाउ करता है एलिमेंट को टू चेंज ग्रेजुअली ओवर टाइम इंस्टेड ऑफ इंस्टेंटली। यानी कि कोई भी जो चेंज हो रहा है, ठीक है, वो तुरंत नहीं हो जाए एक झटके में। CSS ट्रांजिशन की मदद से हम उसे एक टाइम देते हैं कि आराम से एक टाइम लिमिट के अंदर वो हो। ठीक है, क्या मतलब है, कैसे होता है, आओ समझते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबको मिटाते हैं। ठीक है, हर बार हम एक नई शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि एक काम करो, यहाँ पे एक डिव बनाओ, इसका क्लास दे दो आप कंटेनर। ठीक है, कंटेनर। अब मैं क्या कहता हूँ कि इस कंटेनर की कुछ स्टाइल हम डालेंगे। ठीक है, स्टाइल टैग के अंदर हमने क्या कहा कि कंटेनर, कंटेनर के अंदर आप क्या करो, आप इसकी जो विड्थ है वो दे दो कितनी, 700 पिक्सल। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो दे दो कितनी, 500 पिक्सल, 500 पिक्सल। ठीक है, और इसकी जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा दे दो। बॉर्डर कैसे दे दो आप, 2 पिक्सल दे दो, सॉलिड ब्लैक। ठीक है, ये आपने दे दिया। अब क्या दिख रहा है हमें, वेबसाइट पे जाके देख लेते हैं अपने, हमें ऐसे कुछ दिख रहा है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं कुछ, ताकि थोड़ा सा सुंदर लग जाए। बिस्क दे देते हैं। ठीक है, ओके राइट। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे लगाना है इस पे क्या, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन लगाना है। ट्रांजिशन लगाने के लिए 4 प्रॉपर्टी दी हुई है यहाँ पे, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन ड्यूरेशन,
ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ट्रांजिशन डिले। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ लिख करके देखते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन, देखो ट्रांजिशन की बहुत सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे आने लगी। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, मैं क्या कहता हूँ, विड्थ कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है, विड्थ कर देता हूँ मैं अभी के लिए। और मैं कर देता हूँ ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन ड्यूरेशन इसको मैं कर देता हूँ 3 सेकेंड, ठीक है। और मैं कह देता हूँ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, इसको मैं कह देता हूँ कितना, इसको कह देता हूँ मैं, मतलब इसको मैं कह देता हूँ ईजी नाउ, आराम से, ठीक है। एंड उसके बाद मैं कह देता हूँ दैट ट्रांजिशन डिले, ट्रांजिशन डिले कितना हो जाए, 2 सेकेंड का, राइट। ओके, समझ गया मैं। अब देखते हैं हमारी वेबसाइट पे क्या हुआ, कुछ हो रहा है क्या, नहीं, कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रांजिशन इफेक्ट है ये तब काम करता है जब हम कुछ सीडो क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। सीडो क्लासेस क्या होती है, हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, ठीक है। सीडो क्लासेस में क्या होता है कि जो हमारी जो कंटेनर है, मैं कह रहा हूँ कि जो मेरी कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर पे जब होवर हो, होवर मतलब माउस जब जाए उसके ऊपर, तो इसकी जो कुछ प्रॉपर्टी, उसकी जो कुछ सीएसएस है वो चेंज हो, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि विड्थ क्या करो, विड्थ क्या करो इसकी, विड्थ कर दो इसकी अभी कितनी है जो भी है, 1200 पिक्सल कर दो, ठीक है, 1200 पिक्सल कर दो। अब क्या होगा, कुछ हो रहा है क्या, वेबसाइट पे चेंज हो रहा है, नहीं। लेकिन जैसे मैं अपना माउस लेके जाऊंगा, 1 2, देखो कुछ हो रहा है ना, कुछ मजा आ रहा है देख करके, कुछ एनिमेशन टाइप लग रहा है, एनिमेशन नहीं है ये, बट कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, ट्रांजिशन हो रहा है, कितनी आराम से स्मूथली ट्रांजिशन हो रहा है। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रख दूं, बैकग्राउंड कलर मैं कहता हूँ एक्वा कर दो, ठीक है। यहाँ पे ले गया मैं अपने कर्सर को, जैसे ले गया, ये देखो ये चेंज हो गया। तो होवर करते ही मेरा कलर चेंज हुआ और उसके कुछ सेकंड बाद उसकी जो विड्थ है वो सेट हो गई, ठीक है। अब देखो 1 2, अब कितनी आराम से कलर भी चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पे जो मैंने प्रॉपर्टी रखी थी ना, उसको विड्थ रखा था, अभी मैंने ऑल कर दिया, यानी जितनी भी प्रॉपर्टीज है सब पे ट्रांजिशन होगा, ठीक है। अब एक एक का मतलब जानते हैं। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऑल करने का मतलब है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने जो होवर, जो सीडो क्लास लगाने के बाद जो प्रॉपर्टीज हो रही हैं, उन सब पे इस प्रॉपर्टी का, ट्रांजिशन का इस्तेमाल होगा, ठीक है। सभी में ट्रांजिशन होगा धीरे धीरे। ट्रांजिशन ड्यूरेशन 3 सेकेंड, यानी कितनी देरी में ट्रांजिशन होगा, देखो देरी मतलब कितनी देर तक चलेगा, 1 2 3, 3 सेकंड तक ये पूरा ट्रांजिशन चला। इसको आप बढ़ा घटा भी सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन वो ईज इन आउट है कि आराम से ईज होकर के आउट हो रहा है, ठीक है। अब ट्रांजिशन डिले क्या है कि मैं जब कर्सर ले जा रहा हूँ तो कितनी देर बाद शुरू हो रहा है ये, 1 2, अब देखो शुरू हो गया। तो 2 सेकंड का डिले है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे 2 सेकंड लिख रखा है हमने, ठीक है। और हम समझ गए कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा है 4 फंक्शन, 4 अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, उनको हमें अप्लाई करना पड़ता है। और उसके बाद फिर हमारे पास ये जो ट्रांजिशन है, ठीक है, ये पोर्शन देख रहे हो, इसमें हम क्या करते हैं कि इस पूरी सारी प्रॉपर्टीज को शॉर्ट हैंड में लिखते हैं। कैसे? पहले हम लिखते हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, उसके बाद हम लिखते हैं ट्रांजिशन ड्यूरेशन, उसके बाद ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन को हम यहाँ पे लिखते हैं, मेंशन करते हैं, और ट्रांजिशन डिले हमें कितने करना है हम वो मेंशन करते हैं। ये कर देते हैं तो हमारे पास तब भी वर्क करता है। देखना है कैसे करते हैं, दिखाता हूँ, देखो देखो यहाँ पर ट्रांजिशन, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ऑल, मैं कह रहा हूँ 3 सेकेंड, मैं कह रहा हूँ ईज इन आउट, उसके बाद मैं कह रहा हूँ 2 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। अब देखो ना जरा, क्या ये अभी भी काम करेगा, 1 2 काम कर रहा है, समझ गए बात को। तो इस तरीके से हम इसको भी यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना तो हम नहीं लिखेंगे भाई, आलसी हैं, डेवलपर हैं, इंजीनियर हैं, मेहनत तो करते नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो ये ना लिख करके हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज योर कंप्लीट CSS वन शॉट। हमने हर वो टॉपिक कवर कर लिया है जो इंपॉर्टेंट है किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए, ठीक है, उसे डिजाइन करने के लिए, और आपके इंटरव्यू में पूछे जाने के लिए, और फॉर द रिवीजन पर्पस जितना रिक्वायर्ड था हमने सब कुछ कवर कर लिया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा वीडियो, कुछ अच्छा लगा तो आप वो मेंशन कर सकते हो, नहीं अच्छा लगा वो भी मेंशन कर सकते हो, हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वीडियोस में उसको सुधार सकें। बाकी दिस वाज ऑल, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, हिट ऑन द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है, ठीक है। तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। ओके, सो गुड बाय, टाटा।